Assalamu alaikum everyone. Today I'm here. My name is Mudassir Rahman and we will discuss interview part 2. We already discussed half of the interview things in last session. Now we will inshallah continue our that session which we left before. और उसके अंदर जो चीज़ें रह गई थी हम उनको डिस्कस करेंगे, क्यूरीज आपकी लेंगे और अगर टाइम थोड़ा सा बचा और होपफुली मैं टाइम बचा लूँगा देन इंशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यू टेस्ट भी लेंगे ताकि आपको पता हो कि कैसे इंटरव्यू होते हैं, जब बोलते हैं तो क्या चीज़ें जज की जाती हैं। आप खुद भी मेरे साथ बैठ के असेस कीजिएगा। होपफुली थिंक यू विल लर्न फ्रॉम इट। सो लेट्स स्टार्ट। साथ साथ मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता रहूँगा। आपके पास कोई भी क्यूरी हो आप उसको पोस्ट करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। सर मैं रेहान हूँ और मुझे आपके टेस्ट प्रॉपरली मैंने परफॉर्म नहीं किया, 3 दिन पहले ज्वाइन किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। ठीक है, क्लियर नहीं अभी, आप 3 दिन पहले आपने ज्वाइन किया तो आपके टेस्ट इतने अच्छे होने भी नहीं चाहिए थे। सो जस्ट स्टे विद अस, कीप प्रिपेयरिंग, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी जब आप लेक्चर्स लेंगे। ओके 149 इसमें अप्लाई करने के लिए वैक्सीन का लगवाना जरूरी है क्या? प्लीज थोड़ा गाइड कर दें। वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन यू विल गो फॉर आईएसएसबी। आईएसएसबी में आपने लगवा के जानी है। ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट। हम जहाँ से हमने ख़त्म किया था होपफुली हम इंशाल्लाह हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर याद हो तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम कहाँ तक पहुँचे थे, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो? मुझे याद है कि इस पॉइंट तक हमने डिस्कस किया था। लेट्स सी कि आप लोगों को कुछ याद है या नहीं। वैक्सीन का पूछना था। वैक्सीन जरूरी है फॉर आईएसएसबी। आईएसएसबी के लिए तो आपको कोविड टेस्ट भी करवा के जाना है। देखें ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आप करवा के जाएं। अगर वो नहीं भी आपसे मांगते आप करवा के जाएं, वहाँ पे टाइम ज़ाया होता है। अभी स्टूडेंट एक रिसेंटली गया था, उसने वैक्सीन सॉरी कोविड टेस्ट नहीं करवाया हुआ था तो उन्होंने उसको 6 घंटे पहले बाहर भेजा हॉस्पिटल और वहाँ फिर उसकी कोविड उसने टेस्ट करवाया, फिर उसकी रिपोर्ट आई, तब उसने दोबारा आके ज्वाइन किया और उसने अच्छी खासी ख्वारी हुई उसको। वैक्सीनेशन अगर नहीं हो रही आजकल 18 ईयर से कम की तो डोंट वरी, बट टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके आंसर्स आ गए। पिच पिच पिच। एक तो मुझे आप लोगों के स्टूडेंट्स की समझ नहीं आती, जो लेक्चर स्टार्ट करें आप नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, सर उसका बता दें उसका बता दें। भाई आपके जो लेक्चर चल रहे हैं कम से कम उसको तो कंटिन्यू कर लें एक दफ़ा। उस दिन मैंने छोड़ दिया, वर्बल टेस्ट आधा और इंटरव्यू हमारा आधा रह गया तो स्टूडेंट्स का कमेंट आना शुरू हो गया। आपने देखा होगा मैंने रिस्पॉन्स भी दिया था कि सर आप हम ये कब बाकी टेस्ट कब करेंगे, हमारा तो आधा लेक्चर रह गया तो बाकी लेक्चर कब कंप्लीट होगा। जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, सर वो वर्बल टेस्ट कब कराएंगे, सर वो टाइम सीरीज का टेस्ट कब कराएंगे। तो भाई आप थोड़ा सा सुकून अगर कर लें तो सब काम हो जाएंगे। सीक्वेंस में चलने तो दें, किसी एक चीज पे तो खुश रहें, आप किसी चीज पे भी खुश नहीं रहते। ओके लेट्स स्टार्ट। और दूसरा आपको मेरी सिचुएशन भी पता है कि मुझे अभी आइडिया नहीं है आपकी कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं रिसेंटली, क्योंकि मैं आपकी क्लासेस नहीं लेता, तो आपकी क्लासेस सर लेते हैं, सर शायद। तो अगर आप मुझे कुछ बताएंगे, मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता चीज़ों का कि आपके साथ कितने टेस्ट हो चुके हैं, किस स्टूडेंट के कितने हो चुके हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। ये बहुत सारी चीज़ें तो मुझे आपकी जब आप क्वेश्चन करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि आप क्या कह रहे हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, और जहाँ तक हमने पढ़ा था ताकि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बाकी जिनके टेस्ट हैं 24th को, एक चीज़ मुझे याद आ गई, जिनके 24th को टेस्ट हैं आई थिंक AFNS का टेस्ट है, उनको मैं आज सर से बात करता हूँ किसी तरीके से और मैं उनको टेस्ट असाइन कर दूंगा। उनके जो इंग्लिश का टेस्ट, वो मुझे एक क्वेश्चन आया था कि हमारे इंग्लिश का टेस्ट असाइन कर दें, तो और बाकी भी उनसे बात करता हूँ कि आपके 2 दिन रह गए टेस्ट के लिए, जो जो टेस्ट आपके रिमेनिंग है वो आपको असाइन कर दिए जाएंगे, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए आप दोबारा ना कहिएगा, मुझे याद रहती हैं चीज़ें। ओके लेट्स स्टार्ट। प्रिपरेशन सबसे पहले आपने बात की, हमने बात की सॉरी, प्रिपरेशन में हमने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है
आप ISSB के लिए आप इनिशियल प्रिपेयर होके जाएं, और जितने बाकी टेस्ट के लिए प्रिपेयर होते हैं, बाकी जॉब्स के लिए प्रिपेयर होते हैं, उससे कहीं इम्पोर्टेंट है कि आप इनिशियल टेस्ट और ISSB के लिए प्रिपेयर हो जाएं। द रीजन इज, देयर इज ओनली वन रीजन, कि ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलती। ये लाइफ में वन टाइम का छक्का होता है, अगर किसी का लग गया तो लग गया, अदरवाइज तो एक जिंदगी के एक पूरी एक सर्कल चला के, एक साइकिल चला के आपको चीजें मिलेंगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो आगे जाके मिलेंगे। आर्मी में आप इंटर हो गए, नेवी में इंटर हो गए, एयरफोर्स पे कमीशन लेवल पे इंटर हो गए, तो एक चीज तो श्योर है, तो आपकी जॉब पक्की है। दूसरा ये श्योर है कि कैरियर आपका सेफ है, आपको वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ले ही जाएंगे, आप कहीं रुकेंगे नहीं। बट अगर आप किसी और जॉब में होंगे तो फिर सिफारिश, फिर बड़े मसले मसाइल, पता नहीं अब प्रमोशन होती है नहीं होती, जिस कंपनी में काम करेंगे वहाँ पे प्रमोशन की क्या चांसेस हैं, फिर वो कंपनी काम कम चलती है नहीं चलती, और भी बहुत सारे, फिर जॉब किसी भी टाइम निकाल सकते हैं आपको, हजार मसले होते हैं। सो दैट इज वाई दिस पार्ट ऑफ दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने प्रिपेयर होके जाना है, और जान लगा दें। सीधी बात है, इसका जो अल्टरनेटिव वर्ड मैं कह सकता हूँ वो ये है कि आप अपनी तरफ से जान लगा दें इसके ऊपर, इसको प्रिपेयर करने के लिए। देन नो योर सेल्फ, अ वेरी इजी पॉइंट, लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल है। इस पे हमने तकरीबन सारा लेक्चर ही हमने इस पे उस दिन डिस्कस किया, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, और इस आप क्या के अंदर क्या कुछ आता है, वो हमने डिस्कस किया था, कि उसमें सिर्फ ये नहीं आता कि आप का नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कितना पढ़े हुए हैं, आपने कितने मार्क्स लिए हैं, बल्कि हर चीज जो आप बोलेंगे उसका डीप नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कहा आपका नाम है आलिया नवीद, आपका नाम है अब्दुल मुईद, आपका नाम है अहमद राना, तो आपको पता होना चाहिए अहमद का क्या मतलब है, राना का क्या मतलब है, किसने रखा ये नाम, क्यों रखा, अहमद की क्या हिस्ट्री है, इस्लाम के अंदर इसकी क्या हिस्ट्री है, आपका नाम अहमद क्यों रखा गया, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, किस पर्सनैलिटी को देख के रखा गया, वो पर्सनैलिटी कौन थी। दैट इज द मोर यू कैन गेट नॉलेज ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग जो कि आपसे रिलेटेड, जितना ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही आप अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे, उतना ही अच्छा आप अगले बंदे को एंगेज कर पाएंगे और उसका दिल जीत पाएंगे। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और इसी तरह कुछ भी आप बताएं, आप अगर आप बताते हैं कि मेरी 19 साल एज है, तो आपको पता होना चाहिए 19 साल एज है, आप कब पैदा हुए, साल, उस जिस दिन पैदा हुए उस दिन को दिन क्या था, ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप मंथ्स के अंदर कितने मंथ के हो चुके हैं, डेज के अंदर कितने डेज के हो चुके हैं। जस्ट ये चीजें वो पूछते नहीं है आपसे, लेकिन अगर आपको पता होंगे, इतना डीपली पता होगा, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, कि अगर आपको इतना डीपली पता होगा, देन यू कैन क्रिएट योर ओन इंटरव्यू, आप वहां पे जैसा चाहेंगे इंटरव्यू दे सकते हैं। ओके, लेट्स वेट फॉर अजान, जस्ट गिव 1 मिनट।
ओके, सो वेलकम बैक। अगर किसी ने स्टूडेंट का मैसेज आया, नमाज पे जा सकते हैं, और आप जा सकते हैं नमाज पे अगर आप जाना चाहिए, इट इज अप टू यू। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक आ रही है, राइट? ओके, आ रही है। वेट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई सेटिंग एक चेक कर लूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? Yes, okay, good. So we were discussing about the नो योर सेल्फ के ऊपर थे। सो मकसद कहना का ये था कि आपको जितना डीप नॉलेज होगा, इतना आप इंटरव्यू को अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू को लेके चल सकते हैं। बिकॉज अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है अपने बारे में, तो इंटरव्यूअर भी इंटरेस्ट लेगा कि आपसे मज़ीद बात करे और मज़ीद चीज़ों के बारे में पता हो। अगर आप बताते हैं कि मैं इस इलाके से हूँ, और मेरे आपको ये भी पता है कि उस इलाके की कौन सी ख़ास बात है, और आपको ये भी पता है कि उस इलाके में क्या फेमस है, क्यों फेमस है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका नाम क्या है, नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, वहाँ पे कोई प्रीवियस ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा वाकया जो कि फेमस हो हिस्ट्री में, या फिर रिसेंटली कोई चीज़ फेमस हो, तो आप वहाँ पे पता हो कि कौन सा फूड फेमस है, समथिंग लाइक उस इलाके की जो भी खास बात है वो आपको पता होना चाहिए। और वो खास बात कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी रिलेटेड टू हिस्ट्री, कैन related to some person, personality, can be related to some सीनरी, सीनिक प्लेसेस, कोई खूबसूरत जगह या कोई हिस्टोरिकल प्लेस, तो आप उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा मज़ीद आपको पर्सनालिटीज़ का पता होना चाहिए, वहाँ पे कौन से पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, हिस्ट्री में कौन सी पर्सनालिटीज़ गुजरी हैं, आजकल करंट पर्सनालिटीज़ कौन सी हैं। दैट कैन बी पॉलिटिकल आल्सो, रिलीजियस आल्सो, लीडर लीडिंग टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ आल्सो। ये आप पे डिपेंड करता है, अब आपके इलाके पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको एक मैंने जनरली चीज़ें बता दी हैं कि आप इतना डीप चले जाएँ, उसमें कोई भी मज़ीद आप जितना डीप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, और आपको जितना नॉलेज होगा, उतना ही अच्छा आप वहाँ पे रिस्पॉन्स कर पाएँगे। देखें, ये नॉलेज आगे भी काम आता है, जब किसी से बात करेंगे तो लोग खुश होंगे आपसे बात करते वक़्त। उन्हें पता होगा कि यार जो बंदा सामने बैठा हुआ है, कुछ नॉलेज दे के बैठा। और आजकल तो नॉलेज मसला ही नहीं है ना, आजकल तो गूगल पे लिखें, जिस एरिया के बारे में मर्ज़ी लिखें, जिस टाइप का मर्ज़ी क्वेश्चन डालें, वो आपको डिटेल बता देगा। वहाँ से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर आर्टिकल्स चीज़ों पे लिखे होते हैं, और इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट इंफॉर्मेशन। सिर्फ आपको कितना काम करना है, गूगल पे लिखना है और थोड़ी सी रिसर्च करनी है, उसमें जो आर्टिकल्स आपको काम के लगते हैं उनको थोड़ा सा पढ़ना है, और बाकी उसको याद करने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके अपने इलाके से रिलेटेड हो, आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, उसमें रटा मारने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाती है। So that is what I want to say. Moving on to the next part, know yourself को बहुत इम्पोर्टेंटली आपने करना है। मैंने आपको बताया था कि आप अगर हो सके तो अपने बारे में लिख भी लें पेपर के ऊपर, और चीज़ें लिख लें, और फिर उनको लिख के जब आप उसको जब भी देखा करेंगे तो आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ड्रेसिंग अप। हमने ड्रेसिंग अप को भी डिस्कस कर लिया था, और ड्रेसिंग अप के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि आप अपना कोशिश करें कि 2 पीस 3 पीस पहन के जाएं लड़के, और उसमें जो जूते होंगे आपके फॉर्मल होंगे, विदाउट जो बंद शूज होते हैं ब्लैक कलर के, या फिर कोई डिसेंट कलर, सॉफ्ट कलर, जिस तरह ब्राउन हो गया, ग्रे हो गया, ना कि आप कोई जिस तरह शूज ब्लू, डार्क ब्लू की बात कर रहा हूँ, वो भी कलर कुछ स्टूडेंट्स पहन सकते हैं अगर आपके ड्रेसिंग के साथ मैच कर रहा है। और बाकी ये है कि इसके अलावा जो कलर्स हैं वो शौखे कलर नहीं पहनने। इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, फॉर गर्ल्स आल्सो सेम, कि आप बंद शूज पहन के जाएं और ड्रेसिंग ऐसी करके जाएं जो कि सिंपल हो, ज़्यादा फैशन या वाली या फिर ज़्यादा
उसको आप कह लें कि शाइनिंग टाइप के कपड़े ना हो, और दुपट्टा अगर करते हैं तो प्रॉपर करके जाएं, स्कार्फ अगर करते हैं तो करके जाएं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मैंने बताए थे वजीरिस्तान वगैरह से हैं, इन एरिया से हैं जहाँ पे कभी आपने ज़िंदगी में पैंट शर्ट नहीं पहनी, वो फिर अपना कल्चरल शलवार कमीज पहन सकते हैं, और कोशिश करें कि उसके साथ वास्केट आप पहने। शूज़ विदाउट लेसेस चल सकते हैं, दोनों चल सकते हैं, बंद शूज़ होने चाहिए, लेसेस हों विदाउट लेसेस, बंद होने चाहिए बस। और वो ऐसे शूज़ ना हो जो कि आवाज़ निकालते हो, चलने में भी आवाज़ निकालते हो, या वैसे उनके अंदर से आवाज़ आती हो, सो ऐसे शूज़ ना हो। बाकी चल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इतना इन चीज़ों पे गौर नहीं करना, बिकॉज इतना वो नीचे ध्यान भी नहीं देते, लेकिन फिर भी आप अपने कंफर्ट के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए प्रॉपर तैयार होके जाएं, फॉर्मल होके जाएं। तो इसके बाद आ गया जी पिच। हमने ड्रेसिंग तक डिस्कस कर लिया था। अगर ड्रेसिंग का भी किसी को इशू है तो मुझसे पूछ सकता है। रिस्ट वॉच लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपके पास रिस्ट वॉच है और वो अच्छी मतलब वॉच है, अच्छी से मुराद की प्रोफेशनल है, जिस तरह आजकल नॉर्मल आती हैं, जिनका जो बकल होता है या जो उनका उनका जो पट्टा जिसको आपको कह लें, वो कलर में हो या फिर डिसेंट कलर में हो। शोखी वॉच जिस तरह होती है ना, शोखी से क्या मुराद है, शोखी से मुराद कलरफुल, जिसमें दो दो तीन तीन कलर हों, वो फिर मेरे ख्याल में इतना सूट नहीं करती। लेकिन आपने ज़रूर देख लेना है कि वो जो वॉच आपने पहनी हो वो आपके कपड़ों के साथ बिल्कुल ही सेपरेट से, दूर से ना नज़र आ रही हो। बाकी आप चैन वाली भी पहन सकते हैं, लेकिन प्रॉपर उसको टाइट करके। कुछ वॉच होती हैं उन्होंने डेली स्टूडेंट्स की होती हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, वो थोड़ी सी आगे आ जाती हैं, वो फिर आपको ना तंग करेगी इंटरव्यू के दौरान, वो आगे पीछे होती रहेगी, आप उसी को सेट करते रहेंगे, हाथ हिलते रहेंगे आपके। सो प्रॉपर टाइट पहन के जाएं। पिच भी डिस्कस कर लिया था। ओके, लेट्स डिस्कस पिच। जवाद अहमद, इसको थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। पिच हमने डिस्कस किया था। पिच के अंदर हमने कहा था कि आपने अपनी वॉइस को नॉर्मल रखना है, ना ज्यादा ऊंचा बोलना है और ना ज्यादा कम बोलना है। पेन वगैरह पॉकेट में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर अच्छा पेन है उसमें देख लीजिए, अच्छा ना भी हो, नॉर्मल पेन हो, आप रख सकते हैं, जरूरत पड़ सकती है वहाँ पे, आप पेन लेके जाएं। बिकॉज आपसे शायद फॉर्म फिल करवाए जाएं, तो अपना पेन लाजमी लेके जाएं साथ। अगर आप नीचे वाली पॉकेट में रख सकते हैं तो नीचे वाली रख लें, अगर ऊपर वाली में शो करवाना चाह रहे हैं तो आप ऊपर वाली में रख लें। लेकिन आप अगर आप शो ऑफ करवा रहे हैं, पेन तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और आप सिर्फ उसको शो करवा रहे हैं तो वो बुरा लगेगा। जनरली नॉर्मल पेन है तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, पिच में हमने कहा था कि आप अपनी आवाज को नॉर्मल रखें, ना कि बिहेव करें जिस तरह सोल्जर्स बिहेव करते हैं, जिस तरह ड्रामाज में आप देखते हैं, अल्फा ब्रावो चार्ली में, या कोई भी आजकल आईपीएसआर आईएसपीआर के काफी ड्रामाज हैं, उनमें आप देखते हैं स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं, यस सर यस सर। तो आपने ऐसा बिल्कुल बिहेव नहीं करना, नॉर्मल आवाज रखनी है, ना बिल्कुल ऊंची ना बिल्कुल नीचे, कि उसको समझ ही ना है। बेशक आप शर्मिंदा हो रहे हो, आपको वो तंग कर रहा हो, आपको आपकी बेइज्जती कर रहा हो, तो आपने फिर भी अपनी वॉइस को नॉर्मल रखना है, ताकि उस तक आवाज पहुंच जाए, उसको ये ना कहना पड़े क्या कहा आपने, ऐसा ना कहना पड़े। आप उससे आई टू आई में बात करेंगे, फेस टू फेस, आई टू आई कॉम्बिनेशन, और आपने साथ अपनी वॉइस को लाउड रखना है, इतना कि उस तक आवाज़ पहुंच जाए। इंग्लिश बोलना ज़रूरी है इंटरव्यू में। फलक शेर, ये मसला ना सिर्फ आपका नहीं है, ये बड़े बड़ों का मसला है, और इंग्लिश आपको बोलनी पड़ेगी, और थोड़ी बहुत बोलनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत से मुराद कि अगर आपने अपने आप को नो योर सेल्फ को पूरा प्रिपेयर किया हुआ है ना इस पॉइंट को, और इंग्लिश में किया हुआ है और उर्दू में भी किया हुआ है, देन आई थिंक कि आपको कोई इशू नहीं होगा। बाकी जितने भी आंसर्स होते हैं वो सारे के सारे वन लाइनर आंसर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 5 का 5% क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सिंपल बताएंगे, 5 का 5% 0.05 होता है, 25 होता है। तो आप ये बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान के शुमाल में क्या है, तो आप बताएंगे पाकिस्तान में शुमाल में ये वाला सूबा है, ये वाला सॉरी सिटी है। तो ये तो वन वर्ड के आंसर्स हैं, आप सिर्फ नाम लेंगे। तो सिर्फ लॉन्ग डिस्कशन होगी आपकी नो यूरसेल्फ पे, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आता है। अगर आप इंट्रोडक्शन अभी से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए इंग्लिश बोलने के अंदर। ठीक है, सो दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके ऊपर फोकस करें, पेपर पे लिखें, हमें दिखाएं, बार बार दिखाएं, सर इसमें गलती है तो सेट कर दें, इसमें ग्रामेटिकल एरर्स है हम तो बता दें, अपने पेरेंट्स को दिखाएं, दोस्तों को अपना इंटरव्यू दें इस नो योरसेल्फ से रिलेटेड, अपने बारे में भाई से बात करें, बहन से बात करें, ताकि आपकी ये चीज़ प्रॉपरली प्रिपेयर हो। ओके सर, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट दैट इज
वीक कॉन्फिडेंट। ये जो मसला है ना, ये सबका मसला है, और ये सिर्फ आप स्टूडेंट्स का मसला नहीं है, ये दुनिया में हर बंदे का ही मसला है। आप अपने से जरा से ऊपर लेवल पे जाएंगे तो आपका ये चीज जो है ना, कॉन्फिडेंट रहना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। तो इसमें अगर स्टूडेंट्स कहें कि सर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, और अक्सर स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है, सर मैं कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मैं शाय हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता, सर ये कैसे आएगा। तो ये ऐसे आएगा कि अगर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका शॉर्टकट सिर्फ ये है कि आप इसके ऊपर फोकस करें, प्रिपरेशन के ऊपर, नो योरसेल्फ के ऊपर फोकस करें, ड्रेस अच्छा पहन के जाएं, वॉइस ठीक रखें, और ये आगे जितनी बातें मैंने की हुई हैं ये सारी करें। दैट मीन्स कि कॉन्फिडेंस तब ही आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा और आप प्रिपेयर होके जाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इन शॉर्ट वर्ड मैंने बता दिया, बट ये शॉर्ट नहीं है, ये पूरे का पूरा एक टाइम लेगा, और इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। देखें इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। आपसे मैं कहता हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, आप कहेंगे चलें ठीक है मैं इंटरव्यू लेंगे, आप थोड़ा सा शाय होंगे, ठीक है, शायद इस तरह होंगे कि आपको लगेगा कि यार शायद मेरे सवाल गलत हो जाएं, और अगर आप तो आपका जो इंटरव्यू है रिलेटेड है आप जॉब के साथ, तो आपको डर भी लग रहा होगा कि शायद मैं फेल ना हो, मेरे से जवाब गलत होगा तो फेल ना हो जाऊं। तो ये डर इंसान का कॉन्फिडेंस लूज करता है। अब अगर तो आपको पता हो कि पहली दफा मैंने आपका इंटरव्यू लिया, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करूंगा, आप उसमें कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, वही क्वेश्चन मैं आपको दे दूं पहले से, और मैं कहूं कि ये प्रिपेयर करें, और फिर मैं आपको कहूं कि यार चलें अब आप मुझे इंटरव्यू दें, तो आपका आपका कॉन्फिडेंस 100% अप होगा, और आप जब रिस्पांस दे रहे होंगे तो आप ठोक बजा के आंसर दे रहे होंगे। सिर्फ क्या फर्क हुआ, फर्क ये पड़ा कि आप प्रिपेयर होके आए, आपने पहले से प्रैक्टिस की हुई है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 का 5 कितना होता है, तो जब आपको नहीं आता आंसर तो आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, आपके पसीने भी छूटेंगे, आप शाय भी होंगे, शर्मिंदा भी होंगे, सब काम होगा। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि 5 का 5 कितने परसेंट है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे जब भी कोई क्वेश्चन करेगा, वो बेशक कोई ऑफिसर करे, वो बेशक प्राइम मिनिस्टर आके कर ले, आप उसको फौरन से जवाब देंगे विदाउट एनी शेकीनेस, विदाउट एनी थिंकिंग। तो सिर्फ क्या फर्क आया बीच में, फर्क ये आया कि आप प्रिपेयर्ड हैं। तो अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे, देयर इज ओनली वन आंसर टू दैट, कि प्रिपेयर होंगे तो आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे। अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो फिर आप में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए प्रिपेयर होके जाएं, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। देन प्रिपेयर होने के लिए एक और चीज भी, कॉन्फिडेंस के लिए एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस, सॉरी दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो बस समझें कि आपके साथ काम खराब हो जाएगा। झूठ छोटा मोटा चल जाता है, छोटे मोटे से मुराद के आपसे पूछा सिगरेट पीते हैं आप, तो अगर आपने जिंदगी में कभी कोई एक दफा सिगरेट को हाथ लगा लिया हो और गलती से पी लिया हो, गलती से नहीं सही तो जानबूझ के पी लिया हो, लेकिन उसके बाद ना पिया हो, तो आप कह सकते हैं सर मैंने सिगरेट नहीं पीता मैं। तो ये आपने बोला तो झूठ है, बट ये एक छोटे लेवल का झूठ है जिसमें आप ने अपना कोई वन टाइम कोई गलती हुई है और वो उसको छुपाने के लिए बोल दिया, वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है, बिकॉज उसके बाद आपने वो कभी एक्टिविटी नहीं की। लेकिन अगर आप बड़े झूठ बोलते हैं, आप कोई काम ऐसा करते हैं और आपने वो छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बार बार, तो फिर वो पकड़ा जाएगा और आप कॉन्फिडेंट भी नहीं रहेंगे। आपको आपके माइंड में चलता रहेगा कि यार इसको पता तो नहीं चल गया, ये अगली जो बात कर रहा है ये इससे लिंक तो नहीं है, वो आगे दोबारा झूठ बोलेंगे, फिर झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे, और फिर आप एट द एंड क्या होगा, बिल्कुल ही कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ना भी फंसे तो सारी जिंदगी आगे भी जब घर भी पहुंचेंगे तो आप यही सोच रहे होंगे, यार मैंने उसको ये बात बताई थी, उसको पता तो नहीं चल गया। सो यही चलता रहेगा माइंड में, इसलिए सच बोलें। और वैसे भी इस्लाम सच कहता है। देखें एक चीज तो आप माइंड में रखें कि जो रिस्क आपके हिस्से में लिखा हुआ है ना वो आपको मिलना है, वो आप झूठ बोल के ले लें या सच बोल के ले लें, ये अब आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये अब आपको ख्याल भी करना चाहिए कि जब बाद में आप जॉब लग जाएगी तो सारी जिंदगी के साथ टैग लगा रहेगा आपके दिल में कि यार वो मैंने फलाना जो झूठ बोला था ना, वो उसको पता तो नहीं चला, लेकिन ये है कि शायद मुझे जॉब इसी वजह से मिल गई है। तो वो एक जिंदगी में आप अपने आप को दिल में बुरा जानते रहेंगे कि यार ये मेरे से गलती हुई, मिस्टेक हुई। इसलिए बेहतर है सच बोलें, देखी जाएगी ना, जॉब हुई तो क्या हुआ, अल्लाह ने रिस्क देना है, आपने सच बोलना था बोल दिया। तो अगर आपका यहाँ रिस्क नहीं लिखा हुआ तो कहीं और लिखा होगा। ये तो आप सब इस बात पे बिलीव करते हैं ना, तो सो डोंट वरी अबाउट एनी लाई। छोटे मोटे झूठ सिर्फ अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े झूठ नेवर एवर, कोई भी आप झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, उनको पता चल जाता है।
ड्यूरिंग स्पीकिंग लाइव वी कैन नॉट स्टेबल आई कांटेक्ट विद इंटरव्यूअर। वो कह रहा है, बिलाल कह रहा है कि अगर आप झूठ बोलते हैं इंटरव्यू के दौरान तो आपकी आंखें जो हैं वो आई कांटेक्ट आपका मेंटेन नहीं रहता इंटरव्यूअर के साथ। ऐसा ही है, झूठ बोलते हैं हम, इतने एक्सपर्ट तो नहीं है झूठ बोलने में, अभी हम बच्चे ही हैं। जो सामने बैठा है वो ऑफिसर है, उसके सामने तो हम बच्चे ही हैं, उसके एक्सपीरियंस के सामने तो वो पकड़ लेते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ बच्चा डंडी मार गया। सो सबसे बड़ी बात, सच को याद नहीं रखना पड़ता। यस रियान, यू आर राइट कि अगर आप सच बोलेंगे तो वो तो आपकी लाइफ का पार्ट है, वो तो एक्चुअली हुआ है, उसको दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप झूठ बोलेंगे तो आप माइंड में प्रिपेयर होना पड़ेगा कि यार ये मैंने जो डंडी मारी है ना, ये आगे जब भी वो पूछेगा तो मुझे यही जवाब देना है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो ओके, सो अब आपको समझ आ गई कि बी कॉन्फिडेंट और बी ट्रू। आप सच बोलें, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन सिट प्रॉपरली, ये भी स्टूडेंट्स का इशू होता है कि कैसे बैठें। और क्या इसके लिए मैंने वैसे एक पिक्चर रखी हुई है, लेट मी शेयर। आपने ये ऐसे बैठना है, अब ये मैंने शेयर कर दी है। आपकी दोनों टांगें प्रॉपर जमीन पे इक्वल वजन के साथ हों। सबसे इम्पोर्टेंट, आपके दोनों हाथ एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अंदर हों, जस्ट लाइक लेट मी शेयर, जस्ट लाइक दिस। इस तरह हों आपकी गोद के अंदर। ठीक है, आपने हाथों को इस पोजीशन में रखना है। अगर आप इस पोजीशन में रखेंगे तो ये इनको लॉक लग जाएगा, ये हिलेंगे नहीं। अदरवाइज इंटरव्यू के दौरान अगर आपने हाथों को खुला रखा तो कभी आप बालों में खारिश करते रहेंगे, कभी नाक पे खारिश करते रहेंगे, कभी हाथों के साथ खेलते रहेंगे, कभी शर्ट ठीक करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अनइंटेंशनली होता है, जब आपको प्रेशर आएगा तो अनइंटेंशनली ये एक्टिविटीज होती रहेंगी। तो इसको लॉक करके रखना है, एक ये। और दूसरा, आपने इस तरह बैठना है जिसमें आपकी कमर पीछे चेयर के साथ लगी हो, पीछे बैक आपकी ना कमर स्ट्रेट हो और पीछे चेयर के साथ लगी हो, और आपके दोनों शूज प्रॉपर इक्वल बैलेंस के साथ हो, हाथ आपके दरमियान में हो, आपका सर बिल्कुल स्ट्रेट हो और आंखें आपकी इंटरव्यूअर की आंखों के में हो। ठीक है, ताकि आप कॉन्फिडेंट इस तरह आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा। सो होपफुली कि आपका आंसर इस चीज का हो गया होगा कि कैसे बैठना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अगले जो दो पॉइंट है, सैल्यूटेशन एक है और सेकंड इज एंट्री एंड सीटिंग। ठीक है, ये अब क्या है, सैल्यूटेशन सबसे पहले तो आपने इंटर होते वक्त सबसे पहले एंट्री की बात करते हैं। जैसे ही आप इंटर होंगे और आपने दरवाजा ओपन करना है, कोशिश करें अगर दरवाजा बंद है तो उसको नॉक करें, नॉक करके ओपन कर लें। ये नहीं कि वो वेट करें कि वो कहेगा आ जाएं अंदर। आपने नॉक करके दरवाजा खुद ही ओपन करना है। ओपन करके आप नॉक आपने कर दिया, दरवाजा ओपन हुआ। ओपन करने के बाद आप आराम से अपना सर सामने लगाएं और आप उसको कहें कि मे आई कम इन सर। ठीक है, तो दिस इज द राइट वे। आप नॉक करके खड़े नहीं रहना। अक्सर केसेस में डोर शायद ओपन भी होता है, बट अगर क्लोज हो तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप नॉक करें, दरवाजा ओपन करें, कहें मे आई कम इन। अगर वो कहता है, उसको देख के, ये नहीं कि आप बाहर से मे आई कम इन के, उसको देख के कहें मे आई कम इन सर। अगर वो कहता है आ जाएं, ऑब्वियसली वो कहेगा आ जाएं। फिर आपने दरवाजे को प्रॉपर पीछे क्लोज करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो बहुत जोर से आवाज आएगी। तो आपने प्रॉपर पीछे जाके दरवाजे को आराम से वहां तक छोड़ के आना है हाथ से, और जिस तरह वो बंद था उसी तरह बंद रहने देना है। जैसे ही बंद हुआ, फिर आपने जाके कुर्सी के पास आना है और कुर्सी के पास खड़े होके आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप उसको सैल्यूट करना चाहें, आप उसको कह सकते हैं आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, जो भी आप कहना चाहें आप उसको कहें। हाथ आपने आगे नहीं करना, आजकल कोरोना एक्टिविटीज चल रही है, कोरोना चल रहा है, तो वो आपसे हाथ शेक हैंड नहीं करेंगे। और अगर कर लें तो ओके है, अगर नहीं करते तो सिंपल आप अपना सैल्यूट करें, उनको कहें अस्सलाम वालेकुम सर, और फिर वो वालेकुम सलाम बोलेगा, या तो वो खुद ही कह देगा बैठ जाएं। अगर वो उसने इशारा नहीं किया तो आप उसको कहें सर मे आई सिट। आपने खुद कहना है, वेट नहीं करते रहना, अदरवाइज तो खड़े ही रहेंगे, फिर आप इंटरव्यू में आपके साथ बड़ी भीड़ हो जाएगी। आप उसको कहें मे आई सिट, तो वो ऑफ कोर्स उस रिप्लाई में कहेगा कि आप बैठ जाएं। अगर वो नहीं कहता, थोड़ा वेट करें, किसी और चीज़ में बिजी है, जानबूझ के आपको टेस्ट करना चाह रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप थोड़ा सा वेट करें और फिर कहें सर मे आई सिट। तो फिर अगर वो कहता है आप बैठ जाएं,
तो आप बैठेंगे क्या, ये अब आप कुर्सी की किस टाइम साइड पे खड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये माइंड में रखिएगा कि कुर्सी के आप वेट, कुर्सी के आप लेफ्ट साइड पे खड़े हुए हैं। गॉट गॉट माय पॉइंट। आपकी कुर्सी जो है ना आपके राइट साइड पे आती है। मास्क पहन के जा सकते हैं, आप मास्क पहन के जाएं, वहां पे जो स्टूडेंट्स अंदर जा रहे होंगे वो आपको, वहां से आपको पता चल जाएगा कि अंदर क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, मतलब किस तरीके से फॉलो हो रही हैं एसओपीज। अगर तो मास्क पहन के ही सारे अंदर जा रहे हैं वापस आ रहे हैं तो फिर तो आप भी पहन के जाएं, अगर ऐसा नहीं है तो आप मास्क उतार लें बेशक। लेकिन वहां पे बाहर जो बंदा बैठा होता है जो वन बाय वन आपको अंदर भेज रहा होता है, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि मुझे मास्क पहन के जाना चाहिए या नहीं, वो आपको गाइड कर देगा, ठीक है। अगर वो आपको कहते हैं कि बैठ जाएं, ठीक है, अब आपने कहा कि बैठ जाएं, आपने कुर्सी को देखना है कि अगर वो टेबल के नीचे पड़ी हुई है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से एंटर हो और right side से, रेहान का मैसेज आया, वेट मैं लेट मी रीड। लेफ्ट साइड से एंटर हो, राइट से, मैंने भी यही बताया आपको, लेफ्ट से एंटर हो, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन ये है कि जब आप कुर्सी के लेफ्ट साइड से खड़े होते हैं ना, तो जब आपको कहा जाता है कि बैठ जाएं और आपकी कुर्सी अगर टेबल के नीचे है, कुछ केसेस में ऐसा होता है ना कि कुर्सी वापस अपनी जगह पे होती है, टेबल के नीचे पड़ी होती है, तो आपको आसानी होती है कुर्सी पीछे लेके आने में, उठाने में, क्योंकि आपका राइट साइड उसकी बैक पे चला जाता है और आप उसके फ्रंट से उसको उठा के पीछे कर देते हैं। और आपने ड्रैग नहीं करना कुर्सी को, एक बात ये याद रखनी है, अगर आप ड्रैग करेंगे कुर्सी को, आवाज पैदा होगी। आपने उठा के आराम से पीछे रखना है, जितनी स्पेस आपको चाहिए आप उसमें बैठें। और जब आप जाने लगेंगे इसी तरह, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा उसको थैंक यू करें, उठें, कुर्सी जहां से उठाई थी वहां पे आप वापस रख के जाएंगे और अपोजिट साइड से, राइट साइड से वापस निकलेंगे, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर इसमें कोई ऊपर नीचे हो जाती है तो इतना कोई नहीं कि आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये जरूर वो नोट करते हैं कि आपने मतलब वॉइस तो नहीं पैदा कर रहे, शोर तो नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं है बैठते कैसे हैं, आपको पता ही नहीं है कुर्सी ड्रैग कैसे करते हैं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह आप वापस जाएंगे थैंक यू करके, और जब आप वापस जा रहे होंगे दरवाजा खोलेंगे और दरवाजा उसी तरह बंद करेंगे। चेयर को दोनों हाथों से उठाएं, यस दोनों हाथों से उठाएं, और दोनों हाथों से डायरेक्ट ऊपर से नहीं उठाना आपने, एक उसकी बैक पे हाथ आएगा चेयर की और एक नीचे, लेट मी शो यू, अगर आपको नजर आ रहा होगा ना, वेट, होपफुली आपको पता चल रहा हो। एक आपने हाथ यहाँ पे रखना है, वेट, एक हाथ यहाँ पे रखना है और एक यहाँ पे, और इस तरह कुर्सी को उठा के पीछे करना है। सल्यूट करना है, सल्यूट से ये नहीं मुराद कि यार आपने सल्यूट करना है भाई, सल्यूट से, सल्यूटेशन से मुराद है कि आपने अस्सलाम वालेकुम करना है, दिस इज इंग्लिश वर्ड। सल्यूट नहीं करेंगे आप, वो आपका काम नहीं है अभी फिलहाल, आप अभी स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम सिंपल बोल दें बस, दैट इज ऑल्सो, दैट इज सल्यूटेशन, कि आप ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं आते वक्त जाते वक्त, तो वो ये सल्यूट की बात नहीं हो रही जो आर्मी के अंदर होता है। ओके सो दिस इज द राइट वे। अच्छा चलें, सर चेयर को वापस रखना है, उठ के चेयर वहीं पड़ी रहे, जब जा रहे हो तो चेयर को वापस रखना है, जहां से आपने उठाई है ना चेयर वहां ही होनी चाहिए। अगर तो उधर ही पड़ी थी ऑलरेडी डिस्टेंस पे टेबल से जहाँ पे कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं, फिर तो ठीक है उधर ही पड़ी रहे, आप जिस जगह बैठे हैं आप उधर ही पड़ी रहे। लेकिन अगर आपने टेबल के नीचे से चेयर निकाली है और फिर उस पर बैठे हैं तो फिर वापस रख के जाएंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। वापसी पे थैंक यू बोलकर जाना है, अस्सलाम वालेकुम, आप बोले थैंक यू सर और फिर उसके बाद आप अस्सलाम वालेकुम कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, या अब आप पे है। सबसे पहले आप उसको, वो कहेगा कि अब आप जा सकते हैं, आप उसको कहें थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू करके आप जाते वक्त कहें अल्लाह हाफिज, उठ के, और जाते वक्त आप कह सकते हैं अल्लाह हाफिज और चले जाएं, फिर उसके वेट नहीं करना कि वो आपको जवाब दे,
आप उसको थैंक यू बोलें और आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इस तरह करके चेयर थोड़ी फार है तो नियर कर सकते हैं। नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अली गौहर ने मैसेज किया, चेयर अगर दूर है नजदीक कर सकते हैं। ये आपने नहीं करना, वो दूर उन्होंने जान के रखी होती है आपकी टांगे देखने के लिए और आपके हाथ देखने के लिए कि आपकी पूरी बॉडी उनको नजर आ रही हो। ये उन्होंने उनके अक्सर इंटरव्यूज में ऐसा होता है। अक्सर ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो छोटी छोटी डिस्टेंस होते हैं। अक्सर इंटरव्यूज में आपकी चेयर एक खास डिस्टेंस पे 10-15 फीट दूर होती है, जिसमें आप अकेले दूर में बैठे होते हैं, दूसरा बंदा दूसरे कोने में बैठा होता है और फिर इंटरव्यूज हो रहे होते हैं। वो भी एक इन्वायरमेंट होता है, टफ इन्वायरमेंट होता है, पूरा जिस्म नजर आ रहा होता है, आपकी पूरी बॉडी नजर आ रही होती है और आपने दूर तक उसको रिस्पांस देना होता है। सो ये उनकी टैक्टिक्स है। आप चेयर को छेड़ेंगे नहीं अगर दूर पड़ी हुई है तो। वो उन्होंने खुद रखी होती है, उन्हें पता होता है डिस्टेंस में उन्होंने रखी होती है ताकि आपकी बॉडी नजर आती रहे। बिकॉज अगर आप टेबल के साथ बैठे हो तो आपकी टांगे शांगे नजर नहीं आती कि आप कितना कांप रहे हैं, कितने आप पानी में। सो इसलिए इस पे ध्यान करना। कितने लोग होते हैं इंटरव्यू में? समटाइम्स एक ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में 3 पैनल इंटरव्यू भी होता है जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है और एक और ऑफिसर भी बैठा होता है। बट स्टिल इट इज अ स्मॉल इंटरव्यू जिसमें आपसे वो 1-to-1 क्वेश्चन कर रहे होते हैं और हर कोई आपको जज कर रहा होता है। इसलिए आपने अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका पैनल इंटरव्यू चल रहा है, आपके साथ 2-3 बंदे आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाए, आप एक बंदे से सवाल जवाब कर रहे हैं और एकदम बीच में कोई दूसरा बोल रहा हो, तो आपका जो क्वेश्चन चल रहा होगा ना, जिसका आप रिस्पांस दे रहे होंगे, आप उस रिस्पांस को कंप्लीट करके और आप फिर दूसरे की तरफ जवाब देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप पिछले सवाल को छोड़ें और उसको स्टार्ट हो जाए। ये वो करते हैं जान के, चेक करने के लिए कि आप कंफ्यूज तो नहीं हुए। तो आपने पहले वाले को कंप्लीट करना है, तो फिर आप दूसरे को जवाब दें रिलैक्स होके। कोई मसला नहीं है यार, कुछ भी नहीं होता, बंदे नहीं खाते वो। आपसे किसी ने कहा कि आपके अब्बू क्या करते हैं, आपने कहा सर मेरे अब्बू, साथ ही वो कहता है कि आपने कितनी क्लासेस पढ़ी हैं, तो आप कहें कि सर मेरे अब्बू जॉब करते हैं फलानी, और फिर आप उसको दूसरे को कहें एक्सक्यूज मी सर, कह के दूसरे को कहें कि सर मैंने मैट्रिक फलानी जगह से की, समथिंग लाइक दैट। आप रिलैक्स होके, सिंपल, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आपके बारे में ये पूछ रहे हैं तो इसमें घबराने की क्या बात। अब्बू के बारे में आपको नहीं पता तो किसको पता होगा, उसको पता होगा, आपको ही पता होगा, इसलिए रिलैक्स होकर जवाब दें। आपको अपने बारे में नहीं पता होगा कितने मैट्रिक में मार्क्स हैं, तो और किसको पता होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर वो पूछ भी लेता है तो रिलैक्स होकर हर एक का जवाब दें। सलाम करने से पहले वर्ड यूज करने हैं, वाई वाई आफ्टर द सलाम, सर ये बता दें कौन से वर्ड्स। सलाम करने से वर्ड कौन से वर्ड्स की बात करें सर? इन्वायरमेंट को नहीं देखना चाहिए। कौन से इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं देखें रहमान, आप किस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन करें। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आपके क्वेश्चन का जवाब फिर मैं साथ साथ देता हूँ जब आता है कोई क्वेश्चन। तो ओके, बी स्पेसिफिक। ये इंपॉर्टेंट है कि जिस बारे में सवाल किया जा रहा हो आपने जवाब भी उसी बारे में देना है। ये नहीं कि आपसे पूछा जा रहा हो कि आपके अब्बू क्या करते हैं, तो आप पूरी एक कहानी सुनाना शुरू कर दें। आपके अब्बू क्या करते हैं कि सिर्फ एक जवाब है, सर मेरे अब्बू फलानी जगह पे काम करते हैं, मेरे अब्बू पंप स्टेशन पे होते हैं, पेट्रोलियम स्टेशन के ऊपर होते हैं, एज अ मैनेजर काम करते हैं, एज अ वर्कर काम करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक कंप्लीट आंसर है। बी स्पेसिफिक हरगिज ये मतलब नहीं है कि सर मेरे अब्बू पंप पे होते हैं। ये जवाब भी गलत है, दोनों जवाब गलत हैं। आप अगर उसको लंबा आंसर करेंगे वो भी गलत है, छोटा करेंगे वो भी गलत है। कंप्लीट आंसर, अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, ताकि उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो। आपके अब्बू क्या करते हैं, सर मेरे अब्बू मीजान बैंक के अंदर अकाउंट्स मैनेजर होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं सर मेरे अब्बू मीजान बैंक के अंदर रावलपिंडी ब्रांच में अकाउंट्स मैनेजर है। इस तरह भी बता सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट आंसर है। ये उसको अच्छा भी लगेगा कि यार बंदा ने अब्बू के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप कहेंगे सर मेरे अब्बू क्या करते हैं, सर मेरे अब्बू मैनेजर, वो कहेगा अब्बू कहाँ मैनेजर है, बैंक में मैनेजर है। कौन से बैंक में मैनेजर है? मीजान बैंक में मैनेजर है। कौन से मीजान बैंक में? सर पिंडी में। तो ऐसे वो नहीं करेगा, वो तंग आ जाएगा आपसे। आपने वन गो में ही उसको बताना है कि सर मेरे अब्बू मीजान बैंक के अंदर रावलपिंडी ब्रांच में एज एन अकाउंट्स मैनेजर काम करते हैं। अच्छा भी लगेगा उसको कि यार अपने अब्बू को ऑन करता है, अपने अब्बू के काम इसको अच्छा लगता है, तो इसलिए आपने प्रॉपर बताना है। अच्छा जी, इसके बाद सर इन्वायरमेंट को नहीं देखना चाहिए इंटरव्यूज इस रूम में। इन्वायरमेंट से अगर आपकी मुराद है कि इर्द गिर्द की चीज़ों को, तो इर्द गिर्द की चीज़ों पे इतना फोकस ना करें। आपको फ्रंट की चीज़ों का पता होना चाहिए, आपको टाइम का पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस टाइम पे आप एंटर हो रहे हैं,
ये थोड़ा बहुत आप मोबाइल से या अपनी घड़ी से देख लें, क्योंकि इस पे अक्सर वो आपको तंग करने के लिए पूछ लेते हैं। तो एक तो मोबाइल से टाइम देख लें, सेकेंडली छोटी मोटी चीज़ें जो सामने पड़ी हैं टेबल पे आपको बस देख लें, इतना ज़्यादा गौर नहीं करना। जो स्टूडेंट्स अक्सर आपको इंटरव्यूज बताते होंगे कि वो पूछता है कि आपकी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, आपके पीछे क्या लिखा हुआ है, आपके राइट साइड पे कौन सी डायग्राम बनी हुई है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, स्टूडेंट अक्सर शेयर कर रहे होते हैं। ये पूछ भी लें तो इससे आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फेल हो जाएंगे पास हो जाएंगे, कभी इंसान की नज़र पड़ जाती है कभी नहीं पड़ती। इतने कोई 30 मार्क खान तो हम है नहीं कि जाते ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इस बस ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए, अगर आपको नहीं आता सॉरी सर, थैंक यू, सॉरी सर, आई डिडंट रियलाइज, मैंने इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। तो बस इस तरह करके इसका जवाब दे दें, दैट इज नॉट एन इशू। बट आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपके ऊपर जो है ना, आपने जो पहना हुआ है, आपने जो जेब के अंदर है, शर्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आप सुबह बिल्कुल शीशे के सामने खड़े होके आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर जो भी है उसमें क्या क्या प्लस हैं, क्या माइनसेस हैं, क्या उसके छोटी मतलब माइनर चीज़ें हैं, क्या मेजर चीज़ें हैं। ओके, उन इंटरव्यू में डेफिनेशन वगैरह सुनते हैं? जी बिल्कुल सुनते हैं। आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछेंगे व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपसे पूछेंगे फिजिक्स के बारे में, आपसे मैथ के बारे में पूछ लेंगे, इंग्लिश की कोई बात पूछ लेंगे, दैट इज नॉर्मल। ये आपको और बेसिक्स ही पूछ लेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाते। सर अस्सलाम वालेकुम सर, तो इसमें सर का वर्ड यूज कर सकते हैं, पहले यूज आप कह सकते हैं बिकॉज आपके सर हैं, आप कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, बिकॉज वो सर ही हैं आपके, आप उनको कह सकते हैं। फादर की गवर्नमेंट जॉब है तो बीपीएस ग्रेड बता सकते हैं, बता सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं माय फादर इज वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है आपका, अगर टैक्सेशन का है, समथिंग जो भी डिपार्टमेंट जिसमें भी काम कर रहे हैं, आप उसमें बताएं सर बीपीएस ऑफिसर हैं, ऑफिसर ग्रेड में काम करते हैं, आप इस तरह थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोबाइल अलाउड होता है नहीं होता? टेबल के एरिया कितना है? जी जी कभी पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि टेबल का एरिया कितना है। ये क्वेश्चंस अक्सर वो कर लेते हैं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, इसका एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं आता होता, ना उन्हें पता होता है इसका एग्जैक्ट आंसर। सामने वो कहते हैं ये टेबल पड़ा हुआ है, ये बुक पड़ी हुई है, इसका एरिया बताएं। तो आपने अपने माइंड से जज करके ना बताना है कि ये अगर 4 फुट का है तो 4 फुट इसका इसकी लेंथ होगी, तो 3 फुट इसकी शायद लंबाई हो, तो इसका एरिया आप निकाल के उसको बता दें, जो भी आता है 24 या जो भी आता है आप उसको बताएं आंसर। और फिर उस पर वो आपसे पूछेगा कि ये तो नहीं आता, गलत आता है, तो इसमें गलत सही कुछ भी नहीं है, इसमें सब भी ठीक है। द रीजन इज के, और उसमें टेबल टॉप का एरिया पता होगा, पूरे टेबल का एरिया नहीं हो सकता बिकॉज उसमें टांगे होती हैं और टेबल की लेग्स होती हैं, उसका एरिया नीचे जाके डिफरेंट हो जाता है। आप उसको थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि सर टेबल टॉप का जो एरिया ना, जो ऊपर टॉप पोर्शन है, जो स्क्वायर बना हुआ है या रेक्टेंगल बना हुआ है, उसका ये एरिया, क्योंकि उस पर एरिया अप्लाई हो सकता है इजीली, बाकियों पे नहीं हो सकता, वो आपके लिए मुश्किल है। तो आप उसमें जो भी बताएं वो एक लॉजिकल हो, ये नहीं कि आप कहें कि ये तो सर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपने साथ वो ये भी चेक करते हैं कि इसने यूनिट्स कौन से लगाए हैं। तो आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया में, अगर आपने सेंटीमीटर्स में किया, अगर मीटर्स में किया तो स्क्वायर का वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आप इसको जज ऐसे कर सकते हैं कि टेबल अक्सर बड़ा होता है, आप उसको ना थोड़ा सा गौर करके, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो उसमें मैंने तो अपनी जो हाइट है ना, उस हाइट के साथ उसको कंपेयर किया था। मेरी हाइट अगर 5 फीट 11 इंच है, ऑलमोस्ट 6 फीट, तो मैंने उसको देखा था कि ये जो टेबल है ये मेरे से थोड़ा सा छोटा है, 1-2 फीट छोटा लग रहा है मुझे, तो ये तकरीबन 5 एक फीट का होगा। तो मैंने इस तरह उसको कंपेयर किया था, बिकॉज उस टाइम पे आपके लिए मुश्किल होता है उसको मेजर करना, तो आप अपनी हाइट के साथ उसको देख सकते हैं कि मैं कितना बड़ा हूँ और इसका कितना एरिया, कितनी लेंथ हो सकती है। तो ये एक मेरा फार्मूला है, आपके लिए आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप भी यूज़ कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको आप मेजर कर सके, लेकिन आपको ये पता होता है कि मेरी हाइट कितनी है, मैं इस टेबल के ऊपर लेट के पूरा आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, तो उसके मुताबिक आप कंपेयर कर सकते हैं। इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि थिंक अ क्वेश्चन इन 2 मिनट्स एंड गिव आंसर।
कुछ भी पूछ सकते हैं यार। उनको अगर लगे ना कि ये बंदा बोल नहीं रहा या फिर ये बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंट है, इसको जरा बुलवा के देखते हैं, तो वो फिर आपको क्या देते हैं, आपके पास 2 मिनट है, अपने बारे में बताएं। तो वो फिर ये आपसे तकरीर करवाते हैं, स्पीच करवाते हैं छोटी सी। लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, आजकल इंटरव्यू इतने चल रहे हैं कि वो आपसे इतना टाइम नहीं लेते। तो पूछें भी तो आप अपने बारे में शुरू हो जाएं। आपके मैंने इंटरव्यू प्रिपेयर कराया हुआ है आपको। आप इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर करें, बताएं मैं कौन हूँ, क्या एज है, मेरे भाई कितने हैं, वो क्या करते हैं, अम्मी क्या करती हैं, अब्बू क्या करते हैं, किस इलाके से हूँ, उस इलाके की फेमस बात क्या है, स्कूल किससे पढ़ा हूँ, वो स्कूल किधर है, आप दोस्त कौन से रखते हैं, शाम को क्या करते हैं, कौन सी गेम खेलते हैं, मुझे क्यों पसंद है। शुरू हो जाए फिर अपने बारे में। तो आप कोई उसके एक लिमिट है ही नहीं ना। ये थोड़ी है कि सिर्फ आप अपने पढ़ाई बता के चुप हो जाएं, 2 मिनट में आप बोलते रहें बस। कुछ भी बताएं, उसको अपने बारे में बताना शुरू कर दें, अपने दोस्तों के बारे में बताना शुरू कर दें। तो इसमें आपने सिर्फ बोलना होता है एक्स्ट्रा। बाबा जी बिजनेसमैन है तो हम कैसे रिस्पॉन्स दें, बताएं कि ये काम करते हैं, सर मेरे अब्बू की ये शॉप है। और फॉर एग्जांपल जिस तरह डेयरी की है, सर मेरे अब्बू की डेयरी शॉप है रावलपिंडी के अंदर, तो मोस्टली वो वहाँ पे टाइम देते हैं। तो ये बताएं इस तरह। और इसी तरह अगर कोई और बिजनेस है तो आप बताएं, का बिजनेस जो भी शॉप है बिजनेस है आप बताएं, उसको आप एक्सप्लेन करें। हमको कैसे पता लगेगा कि एरिया के बारे में, मैंने आपको बता दिया भाई कैसे पता चलेगा। एरिया का फार्मूला होता है, स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है लेंथ इंटू वेड्थ। उसकी वेड्थ तो खैर सेम ही होती है, तो लेंथ और वेड्थ तो उसकी सेम होती है, दोनों दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ओके, देन सर एक इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है, सर बताएं व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ। बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंटली आप बताएं कि सर आई एम फीलिंग करंटली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज मेरी ख्वाहिश है कि मैं आर्मी के अंदर जाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई प्रिपेयर्ड माय बेस्ट, मैंने कोशिश की है कि जितना अच्छा प्रिपेयर हो सकूं। और मुझे इनिशियल टेस्ट मैंने पास कर लिया है जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। और मुझे उस पर बड़ी खुशी है। और नाउ आई एम लिटिल बिट मोर हैप्पी, ऑल्दो कि मैं अ, थोड़ा सा आप उसको कह लें कि शेकी भी हूँ, या थोड़ा सा मुझे आप उसको कह सकते हैं कि एक्साइटेड हूँ, या जो कुछ भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक्साइटेड का यूज़ कर लें कि मुझे अभी खुश हूँ अंदर से, लेकिन एक मिक्स सी फीलिंग है, थोड़ा सा इंटरव्यू की टेंशन भी है और अपनी तरफ से खुशी भी है, तो एक मिक्सचर सी फीलिंग है। और उम्मीद है कि मैं ये इंटरव्यू पास कर लूंगा और मैं अपने जो गोल है उसकी तरफ मजीद एक स्टेप आगे चला जाऊंगा। तो मुझे अच्छा फील हो रहा है इसमें। तो आप बहुत सारे आंसर दे सकते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है। इंटरव्यू में ज्यादातर बच्चा फेल फेल करते हैं, इंटरव्यू में ज्यादातर बच्चे फेल करते हैं कम, इसलिए फेल करते हैं, फेल अगर आप पूछ रहे हैं तो इसलिए फेल होते हैं कि प्रिपेयर होके नहीं जाते, बस मुंह उठा के चले जाते हैं। वो समझते हैं कि हमने यूट्यूब से पढ़ लिया है तो अब मेरा इंटरव्यू ठीक हो जाएगा। कहीं ज्यादा एक्सप्लेन करूं कुछ, देखिए आप उसको लीड देंगे, एक्सप्लेन वो खुद ही इंटरेस्ट लेके करवा लेगा। लीड ऐसे देंगे कि आप कहें सर मेरे अब्बू बिजनेसमैन है, उनकी डेयरी की शॉप है इस्लामाबाद में, और डेयरी से उनको पता चल जाएगा कि दूध वगैरह बेचते हैं, वो खुद ही शुरू हो जाएगा आजकल दूध का क्या रेट है, असली दूध आता है नहीं आता, इस तरह डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताना है वन सेंटेंस में, आगे वो खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। सर आजकल टाइम कम होता है तो फिर सेल्फ क्वेश्चंस कम ही करते हैं। यस एग्जैक्टली ताउस, कि आजकल टाइम कम होता है, लेकिन उनके मूड पे डिपेंड करता है भाई, वो अगर शुरू हो जाए तो आपके साथ 20-30 मिनट भी लगा सकते हैं। इसलिए आप प्रिपेयर होकर जाएं। क्वेश्चन आए पीएफ में सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो। पीएफ में सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या करेंगे, इसका आंसर है कि सर आई हैव वन मोर चांस, मैं एक दफ़ा दोबारा अप्लाई करूंगा और इंशाल्लाह जो मैंने पिछली दफ़ा मिस्टेक्स की हैं उनको इम्प्रूव करके ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्लाई करूंगा। इन द मीन वाइल मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई किया, जो भी आप साथ काम कर रहे हैं सर, मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई किया है और होपफुली कि वहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाएगा। साथ साथ मैं इसको प्रिपेयर करूंगा और चीज़ें नेक्स्ट टाइम ज़्यादा प्रिपेयर होके जवाब दूंगा। सर अगर इंटरव्यू कहें कि अगर आपको 1 लाख दूं तो मैं क्या करूँगा, 1 लाख दो, 1 लाख में तो आजकल कुछ भी नहीं होता भाई। आप अपनी फैमिली का देखेंगे बैकग्राउंड, अगर आपकी फैमिली तगड़ी है तो आप उसको कह सकते हैं सर 1 लाख मैं अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस दूंगा।
या फिर आप कह सकते हैं कि सर मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया हुआ है तो उसकी जो इनिशियल फीस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी तो मैं उसमें सपोर्ट करूँगा। अगर आपके अब्बू को ज़रूरत है आप बता दें कि सर मेरे पेरेंट्स को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, मेरे घर में फलाना इवेंट आया, शादी है किसी की, तो उनको ये ज़रूरत पड़ जाएंगे। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर वो पैसे दें ना, तो ये आपका जो अभी लेवल है ना, करंट लेवल जो 18-19 साल का होता है, आप उसको खुद यूज़ ना करें, आप उसको पेरेंट्स के मशवरों से यूज़ करें। और ये इम्पोर्टेंट है, आप उसको कहें सर जो मेरी बेसिक नीड्स हैं नॉर्मली मेरे पेरेंट्स फुलफिल करते हैं, तो उनको इन चीज़ों का ज़्यादा पता होता है। बट मुझे लगता है कि जो मेरी नेक्स्ट फीस है वो उनके लिए मुश्किल होगी। ये मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपने ये आंसर देना है। आप देख लें कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपके अब्बू ने पैसे देने हैं, कर्जा देना है, आप आपके अब्बू ने शॉप में इन्वेस्ट करना है, आपके अब्बू ने कोई और काम करना है, आपकी अम्मी ने कोई काम करना है, बहन को ज़रूरत है, तो उसकी पढ़ाई का मसला है। तो इट इज़ अप टू यू नाउ। तो अगर आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल हैं, अगर आपको वाकई कोई इशू ही नहीं है, अगर आप अच्छे घराने से हैं, कोई पैसों वाले हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि सर मैं अपने पेरेंट्स के साथ ना घूमने जाना चाहता हूँ, तो आई विल स्पॉन्सर माई ट्रिप टू फॉर माई होल फैमिली, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ नारायण का खान एंजॉय करूँ। आप एंटरटेनमेंट की तरफ भी लेके जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बातें की हैं वही। आप अगर आपको पता है कि आपके घर वालों की ज़रूरियात पूरी हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो आप उसको कहें सर मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, तो आई थिंक दिस मनी इज़ इनफ कि हम एक वीक का फैमिली ट्रिप अरेंज कर सकें। तो मुझे अच्छा लगेगा कि इन पैसों से हम इंजॉय करेंगे और एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगा और एक मेमोरीज बिल्ड हो जाएंगे। सर इंटरव्यू में साइकेट्रिस्ट भी बैठता है जी, अगर 3 बैठे हो ना तो उसमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है। सर जी अक्सर कहा जाता है कि इंटरव्यू में जितना पूछें उतना बताएं, तो अगर वो कहेंगे शॉर्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फिर हम कैसे अपना सिटी को एक्सप्लेन करें? शॉर्ट इंट्रोड्यूस कहेंगे तो शॉर्ट ही आंसर आएगा। तो शॉर्ट इंट्रोड्यूस वो कहते नहीं है, वो सिंपल कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसलिए ये तो सिटी के बारे में एक्सप्लेन तब मैंने कहा कि उस बंदे ने जो ऊपर क्वेश्चन किया था स्टूडेंट ने, उसने कहा था कि आपके पास 2 मिनट हैं आप बोलें, तो मैंने तब कहा था कि आप फिर शुरू हो जाएं। अगर आपको साथ वो शॉर्ट वर्ड का यूज करता है तो फिर शॉर्ट ही इंट्रोडक्शन कराएं, नाम बताएं, अब्बू का बताएं, अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं, अपनी अचीवमेंट्स बताएं, अपने स्पोर्ट्स के बारे में बताएं, दैट इज शॉर्ट। लेकिन अगर शॉर्ट का वर्ड जनरली नहीं यूज करता, जनरल रहता है, देन आप फिर खुल के बताएं उसको। इंडिया, उजैर अहमद ने मैसेज किया इंडिया, व्हाट अबाउट इंडिया, इंडिया की क्या बात हो रही है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बी स्पेसिफिक, मैंने बता दिया आपको कि कितना स्पेसिफिक रहना है। इमोशंस, इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको हमजा का मैसेज रेज हैंड किया है हमजा ने। हमजा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सो कहाँ पे थे हम? शो इमोशंस, इमोशंस का क्या है? इमोशंस का रोल ये है यहाँ पे कि अगर आपको वो गुस्सा दिलाए, होता है अक्सर आपको गुस्सा दिलाया जाता है, आपसे कोई ऐसी फजूल बात की जाती है जानबूझ के, आपको पेरेंट्स के बारे में, सिस्टर के बारे में, बहन भाइयों के बारे में कोई बात कर दी जाए, तो फैमिली के बारे में आपको जान के गुस्सा दिलाया जाता है। तो अब आपको गुस्सा दिलाया जाए तो आपको ये तो नहीं कि आप वहाँ पे गुस्सा करेंगे, बट आपके कलर लाजमी चेंज, आपको उसको फील होना चाहिए कि इसको ये बात बुरी लगी है। ये नहीं कि आप आगे से दांत निकाल रहे हो, स्माइल पे उसको दे रहे हो, आपके प्रॉपर मुंह के ऊपर असरात हों कि ये बात आपको बुरी लगी है, और आप शायद नजरें झुका भी सकते हैं, शर्मिंदा भी हो सकते हैं कि इसने मेरे से ये बात क्यों की है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इमोशन शो करने। और इसके अपोजिट, अगर आपको वो हंसाए, आपसे हंसी मजाक करे, तब भी आपने उस हंसी का जवाब हंसी के साथ देना है, इन स्माइल, मतलब ज्यादा ओवर नहीं कि आप कह लगाने शुरू कर दें, या आप उसके साथ फ्रैंक हो जाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं वापस, वो कहते हैं मेरा तो इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, वो मेरे से वो मेरा तो रिश्तेदार निकल आया है, उसने मुझे बताया कि मैं आपके अब्बू को जानता हूँ। दैट इज अ वेरी नॉर्मल वे टू रिजेक्ट समवन। जब आपके साथ वो फ्रैंक हो जाता है तो फिर वो आपसे बहुत बातें निकलवा लेगा। फ्रैंकनेस का मतलब ये है कि वो कुछ आपसे निकलवाना चाह रहा है जो उसको नहीं समझ आ रही, और उसने आपको इमोशंस ला के, आपसे रिश्तेदारी निकाल के उसने वो चीज़ आपसे निकाली है, और आपको एंड पे वो फेल कर देगा। देखिएगा ऐसे स्टूडेंट्स जाएंगे बाद में और कहेंगे कि मेरे इंटरव्यू बहुत अच्छे हुए थे। क्यों अच्छे हुए थे जी? वो तो मेरा रिश्तेदार निकल आया था। तो और एंड पे क्या रिजल्ट आएगा? वो फेल हो जाएगा। इसलिए जब भी आपसे वो क्लोज रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करे, बी वेरी केयरफुल, लिमिटेड इंफॉर्मेशन दें, अपने आपे में रहें। और ये नहीं कि वो बैठा हुआ है सामने तो आपका भाई बैठा हुआ है, आपका कोई रिश्तेदार चाचा मामा बैठा हुआ है जो आपको पास कर देगा, वो सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि इससे ऐसी गलती निकाली जाए कि इसको फेल कैसे किया जाए।
इसलिए ये सब के लिए, इनिशियल के लिए भी और ISSB के लिए भी, जब भी आपसे पर्सनल रिलेशनशिप बनाना शुरू करें, बी वेरी केयरफुल। ओके सर, मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरा एक दोस्त इंटरव्यू लेके उसको सर ने फैसलाबाद से कोई जुगत सुनाओ। ऐसा हो तो बंदा क्या करेगा, अच्छी से एक जुगत सुना दो, इसमें कोई इशू तो नहीं है। वो सिर्फ आपके साथ एक फ्रैंक ताल्लुक रखना चाहते हैं, आप उसको बताओ कोई एक छोटा सा आप चुटकुला जो एक लिमिट के अंदर हो, आप उसको बता सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और सर सुनने में आता है कि फॉर्म फिल करते वक्त लिखते हैं, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है, इस बात को भी चेक किया जाता है, इस बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। सुनने में आता है कि जो हम फॉर्म फिल करते वक्त लिखते हैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता। भाई आपको किसने बताया? आप जो भी लिख के आते हैं वो लिख के उसने पहले पढ़ा हुआ है, अगर उसने पहले पढ़ा हुआ है तो फिर आपसे दोबारा पूछ क्यों रहा है? ठीक है, दोबारा कंफर्म कर रहा है ना, पूछ रहा है ना आपसे, वो वहां से भी तो पढ़ सकता है। इसलिए इंटरव्यू इज समथिंग एल्स, इसको फॉर्म के साथ लिंक आप बिल्कुल भी ना करें। हाँ, आप कंसिस्टेंट रहें, जो फॉर्म में लिखा है जवाब भी वही होना चाहिए, लेकिन इंटरव्यू इज समथिंग एल्स। इंटरव्यू में 1-to-1 इंटरेक्शन है, आप उसके साथ जितना अच्छा इंटरेक्शन बना लेंगे उतना आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। अब मैंने आपको जवाब दिया है, आपके अबू क्या करते हैं? सर मैनेजर हैं। कहाँ मैनेजर हैं? पेट्रोल पंप में मैनेजर हैं। कौन से पेट्रोल पंप में? सर अटक पेट्रोल पंप में। तो उसने आपको उधर से किक करके बाहर फेंक देना, उसने कहा जब सारी बातें मैंने ही पूछनी है तो ये तो बोर कर रहा है सिर्फ। तो आपने इसको बोर नहीं होने देना। देखिए जनरल बात है ना, अब इसको इंटरव्यू को साइड पे रखें फिलहाल। मैं और आप बस में जा रहे हैं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो मैं आपसे पूछूंगा यार मोहम्मद हमजा आप क्या करते हो? अब आप कहो मैं स्टडी करता हूँ। भाई बढ़ गया, क्या स्टडी करता है? भाई बता तो सही, स्टडी किधर करता है, कौन सी जगह पे करता है, कितनी क्लास में करता है? ये कोई जवाब तो नहीं है ना। आप जनरली मेरे से बात कर रहे होगे तो आप इसी तरह कहोगे यार मैं FSC में पढ़ता हूँ फलाने कॉलेज। मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार इसने बताया फलाने कॉलेज में, अच्छा यार तू फलाने कॉलेज में है, वहाँ पे मेरा एक दोस्त भी पढ़ता है। तो डिस्कशन आगे बढ़ेगी, एक अच्छा इन्वायरमेंट जनरेट पैदा होगा, बजाय इसके आपको यार मैं स्कूल पढ़ता हूँ। अब भाई मुझे भी बता तू स्कूल पढ़ता है, कौन से स्कूल पढ़ता है, क्या करता है? इसका मतलब आप मेरे से बात ही नहीं करना चाहते। अगर आपने ऐसा रिस्पॉन्स दिया दैट मीन्स यू आर अवॉइडिंग मी, आप मेरे से बात या फ्रैंक नहीं होना चाहते। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सप्लेन उसको करें चीज़ें विद इन लिमिट, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन दें, आधी इन्फॉर्मेशन ना दें। स्टूडेंट्स आधी देते हैं, हमेशा आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके जितने भी स्टूडेंट्स रिजेक्ट होते हैं बस वो इसी तरह घुनने हो गए ना, 1-to-1 बातें कर रहे होते हैं। जी आप क्या करते हैं? सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यार क्रिकेट तो सारी दुनिया खेलती है, आप उसको बताएं सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ और क्रिकेट के अंदर सर मुझे नॉर्मली मैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन आता हूँ, या फिर आप कहें सर मैं ऑलराउंडर हूँ, तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा यार चलो इसने एक्सप्लेन किया, अच्छा ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर लेते हैं बैटिंग भी कर लेते हैं। जी सर मैं दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ, लेग स्पिन करता हूँ बॉलिंग के अंदर और बैट्समैन में मैं मिडल ऑर्डर आता हूँ। तो ये चीजें आप जब आप उससे 1-to-1 डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए, और आपको भी अच्छा लगेगा कि यार मैंने पूरी पूरी जवाब दिए, अगले बंदे को समझ आई है मेरी बात। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सर वो बताते हैं पास है या नहीं? भाई नहीं बताते, उस टाइम पे नहीं बताते। ओके नेक्स्ट, शो इमोशंस। इमोशंस इंपॉर्टेंट है लेकिन विद इन लिमिट्स। अगर आपको वो फॉर एग्जांपल देखें, अगर वो आप कहते हैं आपकी कोई फैमिली में से खुदा ना खास्ता कोई फोत हुआ है, तो वो कह सकता है कि यार फलाना तेरा बंदा बड़ा अफसोस हुआ मुझे, फलाना फोत हुआ, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा सैडनेस फील होगी, ठीक है, आप थोड़े से नजरें भी शायद झुका लेंगे, आपको थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंट थोड़ा सा सैड क्रिएट हो जाएगा। तो दैट इज दीज आर इमोशंस। और ये इसलिए नहीं कराए जाते कि आपसे पूछा जाए कि आपका फलाना फौत हुआ है, कंफर्म कर रहे हैं, ये इसलिए करवाए जाते हैं कि आपको इमोशंस के अंदर टेस्ट किया जाता है। जैसे ही वो पूछेगा फलाना आपके साथ इमोशंस अटैच करेगा, ठक से अगला क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा इजी, 5 × 5 जैसे ही 5 मल्टी या फिर मुश्किल आ जाएगा, ठीक है, अफगानिस्तान के सदर का नाम बताएं। तो आप अभी पिछले इमोशंस में ही फंसे हुए हैं, तो आगे से एक टफ सा क्वेश्चन आया, आपकी ना बस हो जानी है, आपके इमोशंस ही अभी कंट्रोल में नहीं आए और ऊपर से एक मुश्किल सवाल आ गया, आपके माइंड की प्रोसेसिंग ही बंद हो जाएगी। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ लिमिट में रहें, जो भी इमोशंस हैं आप जरूर शो करें लेकिन लिमिट के अंदर। उसके जो जिस तरह की इमोशनल बात हो रही है आपने उसी तरह के एक्सप्रेशंस देने। अगर हंसने की बात हो रही है तो आप स्माइल दें, अगर कोई सैडनेस की बात हो रही है तो आप थोड़े से बेशक नजरें झुकाएं या सैड फील करें, और रोने वाले काम नहीं करने, वो आपको कुछ भी नहीं लगता, उसको ना फर्क पड़ता है आपके रोने धोने से। तो रोने वाले काम बिल्कुल भी नहीं करने। और अगर आपको गुस्सा दिलाए तो आपके रंग लाल पीले होने चाहिए। तो इसके बाद जैसे ही ये टॉपिक क्लोज हो, अगला क्वेश्चन आए तो पिछले जो इमोशंस हैं वो जीरो हो जाएं, अब आप टॉपिक 1-to-1 पे आ जाएं।
ये इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप समझें कि यार मेरे तो अम्मी फौत हुई हैं, मैंने इसको बताया तो अब ये शायद मुझे पास कर दे, इसको तरस आ जाए। तरस नहीं आता उनको भाई, ये आप जेहन से निकाल दें। उनको कोई तरस नहीं आता, उनको उन्होंने सिर्फ अपना पॉइंट निकालना है कि किस तरीके से इस बच्चे को कम किया जाए। ये जो पीछे 400 बंदे आए हुए हैं, इनमें से कैसे 20 बंदों को सिलेक्ट किया जाए, तो बाकियों को फेल किया जाए। तो उस वो फिर इसी तरीके से ही आपसे रीजन निकालते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ऑल डन, आई थिंक इमोशंस का भी डन हो गया है। बी पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है। घर से जाएं अभी से, बल्कि वैसे ये लाइफ की टिप है, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ओवरऑल अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें, हमेशा पॉजिटिव रहें। जब आपका 25 तारीख को टेस्ट है, 26 तारीख को टेस्ट है, 23 तारीख की रात को, बल्कि दिन को ही, रात को आपने सोना है, दिन को ही आपने अपने आप को समझाना है कि जितनी मैंने प्रिपरेशन की है, बेशक आपने शायद लास्ट दिन ही प्रिपेयर किया हो, बाकी पूरा साल आपने कुछ ना पढ़ा हो, आपने अपने आप को समझाना है कि जो मैंने प्रिपरेशन की है दैट इज एनफ फॉर मी, और इसी की बेस में मैं पास होऊंगा, और ये पूरी है, इसमें कुछ कमी नहीं है कि मेरा फलाना टॉपिक भी रह गया, फलाना भी रह गया, फलाना भी रह गया। अपने आप को समझाना है कि वट एवर आई प्रिपेयर्ड, जितनी मैंने एफर्ट्स किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर ओके, और ये मुझे पास कराएंगी। और उसके बाद आपने अल्लाह से उम्मीद रखें, और आप, अल्लाह ने अगर आपका रिस्क वहाँ पे लिखा हुआ तो आपको पास करेगा, कहीं और लिखा हुआ तो आप कुछ भी कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। और उसके बाद पेरेंट्स से दुआएं लें और जाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लाइफ की हर जगह पे इंपॉर्टेंट है। अपने आप को समझाएं कि मैंने जो काम किया है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हमारी पूरी ज़िंदगी इसमें गुजर जाती है कि यार मैंने मैट्रिक की है, मैंने फलाने स्कूल से क्यों नहीं की, फलाना लड़का फलाने स्कूल से कर गया, उसके इतने मार्क्स आ गए, वहाँ पे टीचर अच्छे हैं। अच्छा, मैंने फलानी एकेडमी ज्वाइन क्यों नहीं की, मैंने ये वाली एकेडमी क्यों ज्वाइन की। अच्छा, मैंने मैट्रिक एफएससी, जो मैट्रिक है, मैंने बायो में क्यों नहीं रखी, मैंने उसको फिजिक्स केमिस्ट्री वाली साइड भी क्यों चला गया, मैंने कंप्यूटर क्यों ले लिया। हम सारी ज़िंदगी इसी में अपनी ज़िंदगी को बस घुमाते रहते हैं। और उसी जब एफएससी कर लेते हैं तो मैंने प्री इंजीनियरिंग क्यों नहीं की, मैंने मेडिकल क्यों रख लिया, मैंने एफए क्यों कर लिया, मैंने आर्ट्स क्यों रख लिया। बस इसी चक्कर में ना सारी जिंदगी हमारी, हर स्टेप पे हम अपने आप से मुतमईन नहीं है, हर स्टेप पे पूरी जिंदगी आपकी इसी तरह गुजर जाएगी, और एट द एंड कब्र में चले जाएंगे और खुद से मुतमईन नहीं होंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वट एवर यू आर डूइंग दैट इज राइट, उसमें अपना एफर्ट्स दें, अपनी मेहनत करें, वही चीज आपको आगे लेके जाएगी। अब अगर आपने एफएससी कर लिया है और प्री इंजीनियरिंग में नहीं किया, मेडिकल में कर लिया है, तो भाई टाइम गुजर गया है। जो मेडिकल में किया ना, उसमें खुद को एतमाद लाए कि मैंने ठीक किया भाई। अगर फलाना कोई सक्सेसफुल हो रहा है इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो उसका रिस्क है, वो आपका रिस्क नहीं है, आप इसी में आगे जाएंगे। अगर ऐसे अपने आप के साथ आप लगे रहेंगे सारी जिंदगी, तो ना आपको जॉब अच्छी मिलेगी, ना कोई यूनिवर्सिटी अच्छी मिलेगी। अगर अच्छी से अच्छी भी मिल गई ना, तो आपने उसमें से नुक्स निकाल लेना। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कुछ मिला है, अल्लाह ने दिया है, उस पर शुक्र करें। वट एवर यू हैव, अभी जो आपके पास है ना, उस पर शुक्र करें। सेम अप्लाइज टू योर टेस्ट, कि जब आप टेस्ट में जा रहे हैं, जो नॉलेज आपके पास है, इस पे शुक्र करें, बजाय इसके कि उधर जाएं और स्टूडेंट आपको कहे। और ये होता है, स्टूडेंट कहते हैं मैंने तो डोगर की फलानी बुक भी पढ़ी हुई है। वो यार तूने वो सवाल पढ़ा है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन, नहीं यार मैंने तो नहीं पढ़ा। बस उसके बाद आपके हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं कि फलाने ने तो यार बड़ी तैयारी की हुई है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और एट द एंड क्या आता है, आप फेल होके बाहर निकल आते हैं। भाई उनकी बात आपने नहीं सुननी, उसने जो पढ़ा हुआ उसके लिए ठीक है, आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसको कहें भाई मैंने सारी तैयारी की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको नहीं पता तो बस नहीं पता, आपके पास उस टाइम टाइम नहीं है। हाँ, एक टिप जरूर आपको देता हूँ, नॉर्मली स्टूडेंट्स को देता होता हूँ, जो अंदर से इंटरव्यू करके निकल रहा है बाहर, उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वो बताते भी हैं कि यार मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल वो अंदर रिपीट हो जाते हैं, आप उससे पूछ लें, जवाब भी पूछ लें, तो ये आपको फायदा देगा। बट वो जो बाहर स्टूडेंट बैठे होते हैं ना, जिस तरह गप्पे मार रहे होते हैं, यार मैंने तो फलाना, वो सिर्फ जो आपको मतलब डी ग्रेड कर रहे होते हैं या फिर आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, उनसे आपने बचना है। और ये हर लाइफ के एग्जाम में बचना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के हर एग्जाम में आपने इन लोगों से बचना है। आपको ये हर जगह पे स्टूडेंट मिलेंगे, आप पढ़ने सारी तैयारी बुक पूरी रटा मार के जाएंगे, आगे जाएंगे तो आपको एक बंदा मिलेगा, यार मैंने तो पूरा साल प्रिपरेशन की है, मैं तो कल भी नहीं सोया, मैं तो परसों भी, मैं 3 रातों से जाग रहा हूँ। आपकी तो उस टाइम पे एनर्जी लूज होना शुरू हो जाती है कि यार मैंने तो इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ा। और फिर क्या होता है, जो आपने प्रिपरेशन की होती है आप उस पर भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो इंपॉर्टेंट है वट एवर यू प्रिपेयर, उस पर आप अपने आप को एतमाद दिलाएं कि दैट इज ओके।
Okay, then leave with impression. That is last point of this part कि आपने अगर ये सारी ऊपर जितनी भी डिस्कशन हमने की है, अगर लेट मी मैं हाईलाइट कर दूं इसको। ओके, अगर आपकी प्रिपरेशन बेहतर है, अगर आपने अपने बारे में अच्छा जानते हैं, अच्छा एक्सप्रेस कर रहे हैं, ड्रेसिंग गुड है, पिच आपकी ठीक थी, कॉन्फिडेंट थे, सच बोल के आए हैं, अच्छे तरीके से बैठ के आए हैं, प्रॉपर एंट्री और एग्जिट हुआ है, स्पेसिफिक जवाब दिए हैं, इमोशंस अगर उसने आपके साथ शेयर किए हैं तो आप इमोशंस में रिस्पॉन्स दिया है, पॉजिटिव रहे हैं, एट द एंड आप उसको कुछ ना कुछ याद रह जाएंगे, आप इंप्रेशन के साथ बाहर निकलेंगे, आप उसको कुछ ना कुछ याद रह जाएंगे, वो उसको नहीं भूलेगा कि यार ये लड़का आया था तो इसमें कुछ डिफरेंट था, तो ऑफ कोर्स आपको रिकमेंड करेगा, आपको पास करेगा फॉर नेक्स्ट स्टेज। दैट इज इम्पोर्टेंट कि ये सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तब ही आप इम्प्रेशन के साथ आगे जा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इम्प्रेशन के अंदर है, वो ये है कि आप उसको अपने बारे में कुछ अच्छी बात बता के, अच्छी बात क्या हो सकती है, कोई अचीवमेंट, इंट्रोडक्शन का पूछे तो आप कोई अचीवमेंट बताएं, कोई आपने मेडल लिया हो, कोई टूर्नामेंट जीता हो, कोई स्कूल में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, आपके अपने कॉलेज को विन करवाया हो, या फिर कोई और आपकी हॉबी हो अच्छी जिसमें आप बहुत एक्सेल करते हो, तो इस तरह की कोई अच्छी चीज आपने बता के आनी है उसको कि मैं सर इसमें अच्छा हूँ, मैंने फलानी जगह पार्टिसिपेट किया, मैं फलानी जगह काम का विनर हूँ। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आप उसको इंट्रोडक्शन में बता के आएंगे तो ये चीज आपको कैश करवाएगी। यानी कि बाकियों से कुछ डिफरेंट आपने बता के आना। सब बताएंगे मेरा नाम क्या है, सब बताएंगे मैं मेरे मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं, सब बताएंगे मेरे अब्बू क्या करते हैं, अम्मी भाई क्या करते हैं, सब बताएंगे मैं क्या खेलता हूँ, लेकिन जो चीज आप बताएंगे ना कि मेरी ये अचीवमेंट है, वो कोई नहीं बताएगा। वो 100 में से 2 ही बताएंगे या 100 में से 1 ही बताएगा कि सर मेरा फलाना मेडल है, या सर मैंने फलाना टूर्नामेंट जीता हुआ है, या सर मैं फलानी एक्टिविटी में इन्वॉल्व, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर वॉलंटियर एक्टिविटीज करता हूँ, तो ये जो चीजें, या मैं फलानी ट्रेनिंग लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस और इम्प्रेशन जो बाकियों से डिफरेंट हो। दैट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसी डिफरेंट चीज अपने बारे में बता के आते हैं तो ये चीज उसको कभी नहीं भूलेगी और वो आपको प्लस पॉइंट देगा। अदरवाइज उसको कोई गरज नहीं है कि आपका नाम आलिया है, रऊफ है, अली है, सैयद है, अली है, या फिर मोहम्मद हमजा है, उसको इससे कोई गरज नहीं है नाम से। उसको कोई गरज नहीं है कि आपके 80% मार्क्स हैं, 85% है, उसके पास ढेर लिस्ट है जो इससे ऊपर भी है, तो उसको फर्क इससे पड़ेगा कोई आप उसको अपना एक्स्ट्रा बता के आएंगे। अम्मी का नेम बताना जरूरी है? नहीं भाई, अम्मी का नेम जरूरी नहीं है। आप सिर्फ अब्बू का नाम बताएं और अब्बू का पेशा बताएं, और अम्मी का पेशा बता सकते हैं। अगर हाउस वाइफ हैं तो आप बताएं सिंपली हाउस वाइफ हैं, अगर आपकी अम्मी जॉब करती हैं तो उसके बारे में बताएं। अगर कोई अचीवमेंट ना हो तो कोशिश करो, अचीवमेंट होती है छोटी मोटी सबकी होती है, बचपन से लेके अभी तक कोशिश करो सोचने की, तो वो छोटी मोटी सबकी होती हैं। ओके, सो एनी अदर थिंग? Sir, I play cricket under 19 at district level, but my team lose match, sir. It is achievement. उसको तो नहीं पता भाई आपकी टीम लूज कर गई है, आप सिंपल उसको कहें सर मैं अंडर 19 में अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, छोटी अचीवमेंट नहीं है। तो आप उसको कहें सर मैं अंडर 19 में अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ, सो हमारे अक्सर टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी टीम हार गई है। बस सिंपल उसको कहें सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं अंडर 19 टीम को अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंट करता हूँ, या कॉलेज लेवल में भी मैं अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ। सो दैट इज गुड, इट्स एन अचीवमेंट। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? इंटरव्यू लैंग्वेज मैंने आपको बताया, इंटरव्यू लैंग्वेज तो इंग्लिश में ही आप बात करेंगे, क्योंकि इनिशियल टेस्ट और आईएसएसबी टेस्ट आजकल इंग्लिश में हो रहे हैं। अगर फिर भी आपको इंग्लिश नहीं आती, कॉन्फिडेंस के साथ उर्दू में जवाब दें, और फिर भी अगर आपको फोर्स करता है इंग्लिश में जवाब देने की, तो आप टूटी फूटी इंग्लिश जरूर बोलें, जवाब लाजमी दें। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इंग्लिश आपकी जो है मेन लैंग्वेज नहीं है, तो इतना वो इशू नहीं होगा। अगर आपने जवाब पूरे पूरे दिए तो इशू नहीं होगा, अगर आपने जवाब ही ना दिए फिर प्रॉब्लम होगी। सो इंग्लिश अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, अटेंटिव रहें, जो सवाल वो करेगा उसको आपने अटेंटिव होकर सुनना है सवाल को, ये नहीं आपको दोबारा ना पूछना पड़े सर कैन यू प्लीज रिपीट, या फिर सर मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं। तो आपको पहली गो में ही आंसर सॉरी क्वेश्चन पता चल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आई तो नो इश्यू, आप उसको सर कह सकते हैं सर कैन यू प्लीज रिपीट। अगर फिर भी समझ नहीं आई
तो सर आप कहते हैं सर सॉरी सर आई कुडंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज रिपीट अ लिटिल बिट स्लो, तो आप उसको कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कुछ केसेस में वो जानबूझ के ऐसा कर रहा होता है, वो ऐसी जबान में बात करता है स्लो में ताकि आपको समझना है, ताकि आप कंफ्यूज हो कि, फिर आप उससे पूछें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कौन सा आपको खा जाएगा, नहीं समझ आई तो बस नहीं आई, आप उससे कहें सर मुझे दोबारा बताएं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। आप उसको कहें सर मुझे समझ नहीं आई, आई एम सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट, तो वो कहेगा दोबारा बताएगा, आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप उसको कह सकते हैं सर अगर आप कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल बिट स्लो, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो फिर दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, आप उसको कहो सॉरी सर आई कुडंट अंडरस्टैंड, बस आप उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है रिपीट की। सो इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इंग्लिश ऐसे ही इंप्रूव कर सकते हैं कि पेपर पे लिखें अपना इंट्रोडक्शन, पूरा 2 से 3 सफ़ों का आपका इंट्रोडक्शन अपने बारे में लिखें, उसको रटा मारें। इसके अलावा जो भी इंग्लिश है वो आपको सब आती है, सिर्फ आपको नहीं आती तो आपको लंबे स्टोरी सुनाना नहीं आती। स्टोरी कब सुनाई जाएगी? जब आपके बारे में पूछा जाएगा, आपके अब्बू क्या करते हैं, अपने बारे में बताएं, अपने इलाके के बारे में बताएं, अच्छा कौन सा काम अच्छा लगता है उसके बारे में बताएं, फारिग वक्त में क्या करते हैं, कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपका इंटरव्यू इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इसको प्रिपेयर करें, पेपर पे लिखें और रटा मारें। बाकी जितने भी क्वेश्चन है 1 to 1 है, पाकिस्तान का वजीर दाखिला कौन है, इंडिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान का सदर कौन बना है, तो ये सारी चीज़ें 1 to 1 है, ये इसमें इतना कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं। इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ऑलरेडी आई रिप्लाइड। सो इसके अलावा मैंने इसका जवाब दे दिया लास्ट वाले का, फेल वाले का जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपको कहा जाए कि फेल हो जाए, आप बताएं सर मैं फेल हो गया हो, पहले आप ये बताएंगे उसको सर होपफुली इंशाल्लाह आई ट्राइड माय बेस्ट, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं पास हो जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली अगर मैं फिर भी फेल हो जाता हूँ तो खुदा ना खास्ता, उर्दू में मैं साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता मैं फिर अगर फेल हो जाता हूँ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम, आई हैव स्टिल वन मोर चांस, मैं इसमें दोबारा अप्लाई करूंगा और होपफुली मैं इंशाल्लाह अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। दैट इज़ इट। सर इंटरव्यूज हमें सोशल मीडिया पर भी मिलते हैं, उनको सुनकर इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, अगर तो वो एक्स्ट्रा थोड़ी सी नॉर्मल इंग्लिश है तो इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर वो हाई फाई लेवल के इंटरव्यूज हैं तो वो आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आप जो नॉर्मल इंटरव्यूज हैं ना बच्चों वाले, वो कोशिश करें कि उनको सुनें। इंटरव्यू स्पीकिंग कोर्स कर लें तो 2 मंथ का तो इंटरव्यू अच्छा रहेगा, नहीं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इंटरव्यू अच्छा नहीं रहेगा, वो और तरह की इंग्लिश सिखाते हैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आपको इंग्लिश अगर इंटरव्यू अच्छा करना है तो आप इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को इंग्लिश में प्रिपेयर करें। स्पीकिंग कोर्स के अंदर आपको वो 2 मंथ में कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे भाई, मुझे पता है, मैं हमने भी किए हैं, हम भी बड़े इंग्लिश के पीछे पार हुए थे शुरू में, तो उससे कुछ नहीं आएगा। आप इंग्लिश आप अपने इंटरव्यू से रिलेटेड पेपर चीज़ों को क्वेश्चन को पढ़ें, उसका आंसर उर्दू में लिखें, फिर उसको नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, फिर उसका रटा मारें, दैट इज द वे। क्योंकि अगर आप कोर्स के चक्कर में पढ़े, कोर्स आपको बस पहले तो आपको ग्रामर सिखाना शुरू कर देते हैं अपने पैसे मारने के लिए, ग्रामर के बाद वो आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे, दूसरे मंथ के एंड पे जाके आपको छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने शुरू कर देंगे, तो बस करना आपने खुद ही है, वो आपको ये कहेंगे कि इसके ऊपर लिख के लाओ कल बोलना है आपने, बस एट द एंड करना आपने खुद ही है। सो आई थिंक दैट इज ऑल, आई थिंक सो। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमारे साथ कौन कौन से स्टूडेंट्स लाइव हैं? हमारे साथ तलहा है, तलहा, तलहा हो गया, या माज है हमारे साथ अभी इस टाइम पे लाइव या नहीं? किसकी हमारे साथ कोई आईएसएसबी का स्टूडेंट है जिसकी 24 की डेट है 24 की? आईएसएसबी का स्टूडेंट जिसकी 24 की डेट है? आई थिंक ये सारे इनिशियल के हैं। कैसे पता चलेगा इंटरव्यू का? देखें जो आपका है ना इंटरव्यू, जो लेडी कैडेट कोर्स का है, अगर तो आपका सेम डे मेडिकल है, जिस तरह स्टूडेंट्स के कुछ हैं इस तरह के एक्सपीरियंस, तो फिर तो आपको सेम डे ही वो कह देंगे कि आप साइड पे हो जाएं, ठीक है, बाकियों को वो घर भेज देंगे।
तो माह मुबीन का 30th को है। माह मुबीन, ओके, कैन यू स्विच ऑन योर, लेट मी स्विच ऑन योर माइक। अगर आप बोल सकती हैं तो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, और उसमें देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो माह मुबीन इज अवेलेबल फॉर speaking? Yes, sir, I am available. Yes, sir. Okay, so सर this session is over, it's prayer time। अगर आप प्रेयर के लिए जाना चाहते हैं तो जाएं जी। रेहान भी अगर कोई और जाना चाहता है तो जाए। ओके माहिर मुबीन, आई विल शेयर समथिंग विद यू। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आगे भी वैसे लिखे थे अगली स्लाइड के ऊपर, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर आए जरा, इस इंटरव्यू प्रैक्टिस के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर। ओके, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर इंट्रोडक्शन। आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और स्पेसिफिक टू दिस क्राइटेरिया। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसमें आपने अपना बैकग्राउंड बताना है, अपने एजुकेशन बतानी है, अचीवमेंट्स बतानी है, स्पोर्ट्स और हॉबी, ये वाली चीजें बतानी है। ओके, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इफ यू आर रेडी? जी जी, माहिर मुबीन। Yes, sir. I am Mahi Mubin and I belong to Gujarat, basically from the Kotla Rabali Khan, the town from the Gujarat district. And I have done my BS honors from the University of Gujarat, Hafiz Hayat campus in media studies and communication. Beside that, I did internship at ISPR in 2018 for 6 weeks at Journal Headquarters Rawalpindi. And I have also attended the workshop from the Pakistan Peace Collective under Ministry of Information and Broadcasting from Lahore. I have joined telemarketing company for 2 months as an experience for job, and recently I am doing my MS degree from International Islamic University Islamabad in Media and Communication Studies. I have completed my coursework and now I am working on my research. I am interested in my nature photography, and that is also my hobby. Beside that, I am riding a scooty along my best friend, as we are from town where we can't fulfill our this scheme. That is why our parents allowed us to go Islamabad, and here we are still riding scooty in Islamabad, and I am doing photography by stopping where the nature attracts me. And beside that, I am doing this capture of nature. I feel so relaxed and satisfied. Beside that, if I talk about my achievements, I have participated in NAT competition at university level and college level, and that's basically from my side about my introduction. Okay, so give me 1 minute. ओके, सबसे पहले तो सर मेरा माइक ऑन। ओके, सबसे पहले तो ये है कि आपका इंट्रोडक्शन आपने प्रिपेयर तो किया हुआ है बट स्कैटर्ड है। मेरे बाकियों के लिए मैंने जस्ट एक सिर्फ डेमो था छोटा सा, जस्ट आपको एक्सप्लेन करूं। आपका इंट्रोडक्शन तो आप बोल तो कुछ काफ़ी कुछ सकती हैं, बट आपका इंट्रोडक्शन बहुत स्कैटर्ड है। आप ने सबसे पहले बताया कि मैं गुजरात से हूँ, ठीक है, आपने नाम बताया, फिर आपने कहा मैं गुजरात से हूँ और मैं मीडिया कम्युनिकेशन पे मैंने बैचलर किया हुआ, आई थिंक सो। देन उसके बाद आप चली गई जंप मार के अपनी इंटर्नशिप के ऊपर, जो कि आपने परफॉर्म, मतलब आपने ISPR के साथ आपने जो भी काम किया। फिर उसके बाद आपने एक और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पाकिस्तान पीस वाली बताई। फिर आप जॉब के पास आ गए, जॉब से फिर आप वापस चली गई एजुकेशन के ऊपर, MS के ऊपर, कि मैं करंटली MS कर रही हूँ। फिर आप उसके बाद आप फिर MS के बाद आप कोर्स वर्क पे आपने थोड़ी सी इंट्रोड्यूशन चीज़ें बताई।
फिर वापस आप चली गई, फिर आपने आगे इंटरेस्ट के बारे में बताया और इंटरेस्ट के साथ आपने राइटिंग वगैरह और फोटोग्राफी वगैरह को एक्सप्लेन किया और एंड पे आपने अचीवमेंट्स बताए। इसको थोड़ा सा एक तो अलाइन कर लें। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में बताना है कि मेरा नाम क्या है, और इसके अंदर आपने अपने फादर का बताना है, इम्पोर्टेंट है। और फादर का के बारे में आपने कुछ भी लाजमी बताएं, माय फादर नेम इज दिस, और वो क्या काम करते हैं। आपने इस तरह सेकंड स्टेप पे आना है। सेकंड स्टेप के बाद आपको एज बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो ज़्यादा टाइम देता है तो आप बेशक एज भी बताएं। आप बताएं कि मैं इतने साल की हूँ। नॉर्मली आप उसी रेंज के अंदर ही हैं जिस रेंज के अंदर आपको कॉल आई है, तो उनको पता होता है कि ये स्टूडेंट इस रेंज के अंदर ही है, इससे बाहर नहीं है। तो अगर टाइम होता है तो एक्सप्लेन करें, अदरवाइज नो नीड। बट फॉर अदर स्टूडेंट्स जो इनिशियल टेस्ट के हैं वो बेशक एज बता सकते हैं अपनी। फिर आप अपनी मदर के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर वो हाउस वाइफ हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, आप जंप स्किप कर जाए नेक्स्ट स्टेप पे। अगर वो कोई जॉब करती हैं, अगर वो कोई काम कर रही हैं, किसी स्कूल में हैं, कहीं भी हैं, तो आप लाजमी बताएं कि मेरी मदर काम करती हैं फलानी जगह पे। देन आप मूव करेंगे अपने स्टडीज के ऊपर, और स्टडीज में फिर आप उसको बताएंगे सर मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, अपना बैचलर्स डिग्री फ्रॉम फ्रॉम जहाँ से भी किया है, आप उसको बता सकती हैं। जो इनिशियल के हैं वो बताएं हमने मैट्रिक फलानी जगह से किया है, साथ मार्क्स बताएं। इनिशियल वालों को कह रहा हूँ, मार्क्स बताएं कि मेरे इतने मार्क्स हैं आउट ऑफ दिस हैं और ये परसेंटेज है। परसेंटेज आपने तब बतानी है जब आपकी परसेंटेज अच्छी है। अच्छी क्या कंसिडर होती है? 75 प्लस, 80 प्लस, 85 प्लस। तो अगर ऐसी कोई परसेंटेज है तो आप लाजमी बताएं। अगर नहीं है ऐसी, फिर आप बेशक इग्नोर करें। आप सिंपल कहेंगे सर 810 आउट ऑफ 1100 मार्क्स है मेरे। तो दोनों में से किसी एक में भी अच्छी नहीं है तो आप फिर दोनों ना बताएं। द रीजन इज कि अगर आप एक बताएंगे एक छोड़ेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि डंडी मार रहा है, ये इस चीज को छुपा रहा है, क्योंकि फॉर्म में सामने लिखी हुई है, इसलिए एक भी ना बताएं। तो अगर दोनों अच्छी हैं तो दोनों बताएं। देन आप लोग मूव करेंगे नेक्स्ट अपने जिस तरह इन्होंने कहा कि मैंने मास कम्युनिकेशन की है, तो अब आप मास्टर्स का बताएं कि मैंने मास्टर्स सर इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से कर रही हूँ, और अभी करंटली क्योंकि मेरे जो मास्टर्स है वो बाय रिसर्च है, मास्टर्स बाय रिसर्च। तो मैं मास्टर्स बाय रिसर्च, मेरा अभी कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है और मैं रिसर्च में काम करें, जो भी आपका है मुझे भूल गया। इसी तरह जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे कि जो मेरा एफएससी है वो इतने आउट कहाँ से है, किस कॉलेज से है, और आउट ऑफ कितने मार्क्स हैं। अगर परसेंटेज अच्छी है तो परसेंटेज बताएं। देन आपने मूव करना है। ये काम करने के बाद जो आपका अच्छा पार्ट है वो आपका ये इंटर्नशिप वगैरह है। सर आप उसको बता सकती हैं कि सर अलॉन्ग विद माई स्टडीज आई हैव डन सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आप कह सकती हैं। या फिर आप कह रहे हैं सर आई डू हैव अ स्मॉल वर्क एक्सपीरियंस एज वेल in which first of all I have done 6 months coursework with Pakistan, sorry, जो भी आपने I did my internship with IPS ISPR। एक्चुअली मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ वहाँ पे ना एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है IPSR, इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, तो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए। तो मुझे IPSR और ISPR हमेशा ना मिक्स हो जाता है। तो अगर वो ऐसा वर्ड ऊपर नीचे हो रहा है तो आपने समझ जाना है कि मैं ISPR की बात करूँ। तो आपने उसको बताना है कि ये एक अच्छा पॉइंट है, ये आपने लाजमी किसी न किसी तरीके से उसको बता के आना है कि सर आई हैव डिड माय इंटर्नशिप इन ISPR, और उसके अंदर जो भी आपने एक्टिविटीज की हैं मेजर बता सकती हैं कि सर इन दैट इंटर्नशिप वी लर्न अबाउट सोशल मीडिया, वी लर्न अबाउट समथिंग लाइक वट एवर यू डिड, ये बताएं थोड़ा सा। इसी तरह बाकी जो स्टूडेंट्स हैं इनिशियल के, उन्होंने अगर कोई छोटा मोटा कोर्स किया हुआ है, कोर्स बता रहा हूँ जो एक्स्ट्रा होता है अपनी स्टडी से, अक्सर मैट्रिक की छुट्टियों में हम छोटा मोटा टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं, छोटी मोटी लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं, या फिर आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। तो 3 मंथ्स की जो छुट्टियां होती हैं उसमें उसको ज़ाया नहीं करते। अगर आपने ऐसा किया हुआ तो आप वो बताएं। अगर आपने नहीं किया हुआ तो कोई जॉब की हुई है छोटी मोटी वो बताएं, अदरवाइज नो इशू, आप बताने की जरूरत नहीं है। मूव करें नेक्स्ट पार्ट पे। तो इसके बाद आपने लिखा कि मैं टेली मार्केटिंग की जॉब भी करती रही हूँ, आई थिंक सो, टेली मार्केटिंग से रिलेटेड। तो आप वो बता सकते हैं कि मेरे फलाने कंपनी में सर आई डिड I have a little bit experience, I have 1 year of experience, जो भी आप बताना चाहें, in telemarketing company as well, in which I work as a sales manager, I work as a CSR, जो भी आपने काम किया आप उसकी डेजिग्नेशन बताएं। देन आप नेक्स्ट पे मूव करेंगी अपने इंटरेस्ट और हॉबीज पे। बाकियों के क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ,
ठीक है, अब मैं अभी इनको जो इंटरव्यू की जो छोटा सा हमने डेमो लिया है उसको बाकियों पे अप्लाई करके इनको अप्लाई करके बता रहा हूँ। देन आपने एजुकेशन के बाद जंप करना है अचीवमेंट्स के ऊपर। ये अचीवमेंट दो तरह की हैं। अगर तो एजुकेशन से रिलेटेड अचीवमेंट है तो आप यहाँ ही बताएंगे सर इन माय MS डिग्री आई हैव अचीव्ड माय CGPA ऑफ दिस एंड दिस। या फिर अगर कोई इनिशियल का स्टूडेंट है FAFSC का, उसने कोई डिग्री फॉर एग्जांपल उसने कोई बोर्ड के अंदर पोजीशन ली हो, कॉलेज के अंदर पोजीशन ली हो, स्कूल के अंदर पोजीशन ली हो, सिर्फ मैट्रिक FSC में नहीं उससे पहले भी, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर मैंने वहाँ पे ये कारनामा सर अंजाम दिया था। तो ये अचीवमेंट रिलेटेड टू एजुकेशन है। फिर ये अचीवमेंट बताने के बाद ये कई किस्म की अचीवमेंट हो सकती है, जिस तरह इन्होंने बताया कि मेरी एजुकेशन से रिलेटेड तो इन्होंने कोई अचीवमेंट नहीं बताई, बट अगर आपकी है तो आप लाजमी उस पर फोकस करें और उसको बताने की कोशिश करें। इवन आपकी क्लास में भी अगर ज़्यादा मार्क्स है ना, आप उसको अचीवमेंट शो करें कि सर मेरे बोर्ड के अंदर तो नहीं, मेरे अपनी क्लास के अंदर पोजीशन थी, तो आप वो उसको एक्सप्लेन करें। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स सबके लिए मस्ट है। जो कहता है मैं नहीं खेलता, फिर वो आगे ना जाए, उसके लिए बड़े मसले मसाइल आगे। स्पोर्ट्स आपके लिए मस्ट है। कोई ना कोई स्पोर्ट्स आप बताएं कि मैं ये काम करता हूँ, करती हूँ। जिस तरह इन्होंने बताया कि सर मेरे जो स्पोर्ट्स हैं या हॉबीज हैं, इन्होंने मेरे ख्याल में नहीं बताई, सिर्फ यही बताया कि मैं स्कूटी वगैरह ड्राइव करती हूँ। तो दैट इज काइंड ऑफ अ हॉबी। इसको स्पोर्ट्स में तो नहीं लेके जा सकते, बट इसके अलावा अगर आपके कोई स्पोर्ट्स हैं तो आप लाजमी मेंशन करें सर आई एम गुड इन फुटबॉल, आई एम गुड इन बैडमिंटन, आई एम गुड इन एनी अदर फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी। बाकी कोई स्टूडेंट है वो अपनी स्पोर्ट्स बताए, मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, मैं फलाने में अच्छा हूँ, और साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन लाजमी करे कि सर मैं क्रिकेट में हूँ तो सर मैं एज अ ओपनर खेलता हूँ, बैट्समैन हूँ सर, आई एम राइट आर्म फास्ट बॉलर, आई एम लेग स्पिनर, आई एम दिस एंड दैट, वट एवर यू वांट टू से, आप वो बताएं। तो स्पोर्ट्स के फौरन बाद आप स्पोर्ट्स की अचीवमेंट बताएंगे, ठीक है। जिस तरह इधर तो स्पोर्ट्स की कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन आप बताएं कि सर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये अचीवमेंट है। या सर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट खेला था, हम जीते थे, वो बताएं। दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर ये जो मैं अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये ऐसी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप बाकियों से बहुत बेहतर इंटरव्यू दे के आएंगे और उसको आप याद रह जाएंगे। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप बाकी इंटरव्यू अच्छा दें। देन हॉबीज इन्होंने बताया कि मुझे फोटोग्राफी अच्छी है, और वाकई वो हॉबी लगती है इनकी, क्योंकि इन्होंने उस पर काफ़ी जोर दिया और काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसलिए नज़र आता है कि वाकई ये फोटोग्राफी में अच्छी हैं और सीनिक व्यूज़ वगैरह की ये चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। और इसके साथ साथ आप वैसे बताया कि मैं स्कूटी वगैरह राइड करती हूँ, तो सर आई गो टू नियर बाय प्लेसेस और वहाँ पे मैं सीनिक व्यूज़ को कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। इस तरह करके इन्होंने, आप बता सकती हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बता सकती हैं कि सर हमारे यूनिवर्सिटी के लिए भी मैं काफ़ी फोटोज़ वगैरह चीज़ें बनाती हूँ। या आपने कि अगर कोई छोटी मोटी अचीवमेंट भी है ना, आप उसको थोड़ा बड़ा करके शो कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे आपकी फ़ोटोज़ यूज़ होती हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन में वो फ़ोटोज़ यूज़ करती हैं, आप उसको बता सकते हैं कि सर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ इस तरह किसी सोसाइटी को यूनिवर्सिटी के अंदर रिलेटेड टू दिस। फिर उसके बाद आप बताएं सर अलॉन्ग विद दैट के आई ऑल्सो compete in different नाथ competitions, और मैंने फलाने फलाने जगह पे compete किया है। तो ये भी आपकी एक अचीवमेंट है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सो दैट इज ऑल। इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स बताएं, अगर कोई अचीवमेंट है उससे रिलेटेड अचीवमेंट बताएं। फिर हॉबी पे आए। हॉबी इज डिफरेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स। अगर नहीं है तो छोड़ दें, लेकिन होती है हॉबी। खुद से पूछें कि आप फारिग वक्त में क्या करते हैं, तो जैसे ही पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, रऊफ के काफी मैसेज आ रहे हैं, सर मैंने तो कुछ नहीं करा, स्पोर्ट्स ना खेलता हूँ, ना कोई कोर्स करा है, ना कोई अचीवमेंट है। भाई क्यों नहीं है, कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा सा सोचें, आपको मिल जाएगा। खेलता था बट अब नहीं खेलता, खेलते थे तो आप लिखें कि मैं खेलता हूँ, ठीक है। कॉज डोंट हैव अ टीम और समथिंग एल्स, बताएं कि मैं खेलता हूँ, ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं खेलता। बट एक ईयर पहले मेरी टीम हुई करती थी, आई वॉज कैप्टन ऑफ माई टीम, बस ठीक है। ये इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है, कैप्टन ऑफ योर टीम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपने खुद मेंशन किए, तो आप इसको एक्सप्लेन करें। तो इसमें देखें, हर बंदे की कोई ना कोई छोटी मोटी अचीवमेंट होती है, बस वो थोड़ा गौर करते हैं तो उनको समझ आ जाती है। वो भी जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती हैं, इस तरह की भी होती हैं, तो आपको समझ आता है, वो हाँ ये तो मैंने किया हुआ है। तो इसलिए खुद से पूछें, आपने बहुत सारे काम किए होते हैं, आपको पता नहीं होता, भूल जाते हैं आप, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है।
पीएमए एकेडमी की कोई फीस है? एकेडमी की कोई फीस भी होती है, पीएमए एकेडमी की कोई फीस नहीं होती भाई। एक दफ़ा आप घुस गए तो बस उनके जिम्मे हैं आप, उधर कुछ नहीं है, उधर वो आपको देंगे, आपसे लेंगे कुछ नहीं। Okay, so that is all. I think hope everyone learned this thing. ये important है, this is know yourself. अब इसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं की, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी पिछले लेक्चर में कि नो योरसेल्फ में क्या क्या आता है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। ये जो मेजर चीज़ें थी ना वो इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने यहाँ पे एक छोटे से डेमो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दी। होप यू ऑल हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस, और इंशाल्लाह जिस जिसका टेस्ट करीब आएगा कोशिश करेंगे कि उससे छोटे छोटे इंटरव्यूज कर लें, तो उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें भी कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। आई थिंक हम अभी इसको क्लास को क्लोज करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपका तो आई विल वेट फॉर सम व्हाइल, किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको लेंगे। आई यूज्ड टू डू taekwondo long time back and now I don't remember much from. Should I mention it? Of course you can mention Manala. Simply saying that I did taekwondo also. अगर आपकी बॉडी से लगता है कि आप करती हैं, अगर जिस तरह आप कह रही हैं कि बहुत ही कोई पुरानी बात है, तो फिर तो शायद आपकी बॉडी उस तरह की ना रही हो। अगर स्टिल ऐसी है तो आप उसको एक्सप्लेन करें, मेंशन करें कि सर बैक इन 2005 आई वाज वेरी गुड इन taekwondo एज वेल, और मैं अपने खेलती थी अपने कॉलेज की तरफ से या फिर अपने सोसाइटी की तरफ से, वट एवर यू वांट टू से, उसमें थोड़ा सा एक दो लाइनें ऐड कर दें। ओके, रऊफ is going for prayers. Everyone will go, it can go now. अगर किसी को कोई इशू है, कोई पूछना चाहे। मुनाला यूसुफ, मुनाला आपका कब टेस्ट है? माह मुबीन का तो हो चुका है, क्योंकि काफी अरसे के बाद मैं मुनाला को देख रहा हूँ। इनिशियल टेस्ट ऑन 25th। ओके, अगर नंबर पूरे ही हों तो सिलेक्शन के चांस होते हैं, कोई इशू नहीं है भाई, ये इस पे ध्यान ना दो, नंबर पूरे हैं आपके। अगर आप ISSB के इनिशियल टेस्ट के, या ISSB तो सेकंड स्टेज है, अगर आप इनिशियल टेस्ट में जाके इनिशियल टेस्ट दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आप क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं, आपके उतने नंबर हैं जितने उनको मिनिमम चाहिए। बाकी नंबर्स जो बाद में मेरिट लिस्ट में मैटर करते हैं ना, उसमें और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा ISSB दें तो आपके नंबर से ज्यादा मार्क्स उधर आ जाएंगे, तो फिर इनकी जरूरत इतनी नहीं होती है, लेकिन वो बाईपास कर जाते हैं। आप ISSB में अच्छी परफॉर्मेंस दें, आप इनिशियल टेस्ट अच्छा दें, तो ओवरऑल आप रिकमेंड हो जाएंगे। इसलिए आप जो पीछे गलतियां हो गई हैं, मार्क्स कम आ गए, आपको मौका मिल गया, आप अप्लाई आपने कर लिया, दैट मीन्स आप मिनिमम क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहे हैं, आप आगे आगे अच्छी परफॉर्मेंस दें। ISSB में अगेन वर्बल नॉन वर्बल देना है। यस आपका छोटा सा टेस्ट होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटराइज नहीं होता, वहाँ पे पेपर पे। पेपर पे होता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ध्यान करना, क्योंकि जो नंबर क्वेश्चन बुक पे होगा आपने उसी नंबर, आंसर शीट में अलग नंबरिंग होती है, नंबरिंग दी होती है, आंसर शीट अलग होती है, आपने उसी का आंसर शीट में लिखना है। अक्सर ऐसे होता है कि बीच में हम एक क्वेश्चन स्किप कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 25th नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, तो जब मैं 26वें का आंसर दूंगा तो मैं उसको शायद गलती से 25वें पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो बीच में गैप गलती से भूल जाता हूँ, वो फिर आगे सारों के आंसर गलत हो जाते हैं, क्योंकि सीक्वेंस ही गलत हो गया। आप 25वें का 26 पे दे रहे हैं, 25वें का 24 पे दे रहे हैं, 26वें का 25 पे दे रहे हैं, वो मिक्स एंड मैच, ये सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट होती है टिक, बाकी क्वेश्चन ईजी होते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो जो उनके पास वर्बल नॉन वर्बल की शीट्स होती हैं, वो उसके ऊपर ही लोगों ने टिक लगाए होते हैं, फिर उन्होंने बाद में मिटाए होते हैं, लेकिन नज़र आ रहे होते हैं। तो ये भी है एक वहाँ पे मसला, आपके लिए फ़ायदा ही है, बट आप फिर भी अपना ध्यान दें, अपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, कोई पता नहीं किसी ने गलत लिखा हो। ओके, दैट्स ऑल। आई थिंक होपफुली कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी काफ़ी, और उम्मीद है कि अब ये टॉपिक हमारी तरफ से क्लोज है इंटरव्यू का। अब हम नेक्स्ट जो आपके सेशंस हैं उसमें जाएंगे, जिसमें मेरे हमें वर्बल है और समथिंग लाइक दैट। AFNS वालों का टेस्ट कंप्यूटराइज होता है? जी कंप्यूटराइज होता है, मैं आगे ISSB की बात करूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।